अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कवर करने जा रहे हैं आपकी मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम मिड टर्म के पूरे सिलेबस को समराइज़ करेंगे, पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। आपके मिड टर्म के सिलेबस में फ़र्स्ट 6 वीक्स इंक्लूडेड हैं, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 24 तक। इस पार्ट में हम उन तमाम चैप्टर्स को समराइज़ करेंगे ताकि अगर आपने मिड टर्म की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ मिस कर दी और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इस एक वीडियो से आपकी अच्छी रिवीजन हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाए। देन नेक्स्ट पार्ट में मैं चीट शीट शेयर करूँगी जिसमें आपकी इस पूरे सिलेबस के तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एब्रीविएशंस, डेफिनेशंस हर चीज़ एक जगह कंबाइन होकर आपको मिलेगी ताकि अगर आप 1 घंटे पहले भी खाली चीट शीट भी देखते हैं तो उससे भी आपके तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो जाएंगे। देन थर्ड पार्ट में मिड टर्म के सिलेबस के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी जो टॉपिक्स एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, उन सब की लिस्ट आपको दूँगी ताकि अगर आप खुद भी प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको पता हो कि कौन से सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, जिनसे मोस्ट लाइकली आपके पेपर आने के चांस हैं, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम पूरा मिड टर्म सिलेबस समराइज़ करेंगे। तो फर्स्ट इज़ चैप्टर 1। इस चैप्टर में सिंपली आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ बेसिक्स बताई गई हैं और फिर कोर्स ओवरव्यू दिया गया है कि इस पूरे ओवरऑल कोर्स में आप क्या-क्या कवर करेंगे और कौन-सी बुक से आपके नोट्स बनाए गए हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ को ओवर द इंटरनेट यूज़र्स को एक चार्ज सर्विस की तरह दिया जाए और ये रिसोर्सेज़ वर्चुअलाइज़्ड रिसोर्सेज़ पर होस्ट किए जाते हैं। आगे जाके चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग पहले क्लस्टर कंप्यूटिंग तौर पे की जाती थी और फिर इवॉल्व ओवर ग्रिड कंप्यूटिंग मार्केट में आ गई और फिर उसके मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हम पढ़ेंगे। कोर्स में आप नेटवर्किंग बेसिक्स, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विस मॉडल, सिक्योरिटी, एसएलए, डिजास्टर रिकवरी, मोबाइल क्लाउड, ये सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। आपको उस बुक का रेफरेंस दिया गया है जहाँ से आपके ये नोट्स लिए गए हैं, हैंडआउट्स बनाए गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू लेसन 2, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें सबसे पहले आपको निस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लाउड कंप्यूटिंग की ऑफिशियल डेफिनेशन दी गई है। फॉर दोज हु डोंट नो निस्ट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिक ऑफिशियल डेफिनेशंस बनाते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसे ज़बानी याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसमें, लेकिन 2 लाइनों में पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ये कोर्स है उस पूरी को समराइज़ किया गया है। सो डेफिनेशन इसके क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडल फॉर एनेबलिंग यूबिक्विटस, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जो हर जगह से एक्सेसिबल है। यूबिक्विटस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक़्त एक्सेस कर सकते हैं। कन्वीनिएंट मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है इसको यूज़ करना। ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस, आपकी डिमांड पर आपको नेटवर्क का एक्सेस दिया जा सकता है, रिसोर्सेज़ एलोकेट किए जा सकते हैं। तो एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपकी आसानी के लिए कभी भी, कहीं से भी एक्सेसिबल ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस आपको दिया जाता है। किस चीज़ का एक्सेस? एक ऐसे शेयर्ड पूल का एक्सेस इसके अंदर कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं। पूल का मतलब होता है क्लस्टर, ग्रुप। तो एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर ऐसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है जिनको या तो क्लाउड प्रोवाइडर या फिर आप खुद अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको रैपिडली प्रोविज़न किया जा सकता है। रैपिडली यानी कि फ़ौरन, क्विकली, फ़ास्ट, और प्रोविज़न मतलब स्टार्ट से, स्क्रैच से बिल्ड करना, क्रिएट करना, सेटअप करना। तो इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को क्विकली प्रोविज़न किया जा सकता है और डिमांड ख़त्म होने पर इनको रिलीज़ यानी क्लोज़ कर देना, शिफ्ट कर देना, मूव कर देना विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट, यानी ये पूरा प्रोसेस डायनामिक होता है, ऑटोमेटिक होता है, किसी ह्यूमन इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको कभी भी, कहीं से भी एक्सेसिबल, आपके आसानी के मुताबिक, आपकी डिमांड पर नेटवर्क एक्सेस दिया जाता है एक ऐसे शेयर्ड पूल का जिसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किए हुए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को आप डिमांड के मुताबिक फ़ौरन से सेटअप कर सकते हैं और डिमांड ख़त्म होने पर इनको रिलीज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरैक्शन और मिनिमल ह्यूमन इंटरैक्शन। इस डेफिनेशन में 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के। फर्स्ट इज़ ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। यूज़र्स खुद ही सोर्स रिक्वेस्ट करते हैं और बगैर किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से, उनके सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली यूज़र्स को रिसोर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मल्टीपल तरह की डिवाइसेस से आप इन क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, फ़ोन से, हर तरह की डिवाइस से कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग
क्लाउड प्रोवाइडर इन रिसोर्सेज को एक ग्रुप की सूरत में पूल करके रखते हैं जिसको मल्टीपल कस्टमर्स एक वक्त में एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन कस्टमर्स को नहीं पता होता कि उनके रिसोर्सेज की लोकेशन क्या है, ना ये चीज़ वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है। देन रैपिड इलास्टिसिटी, इसका मतलब है स्केलेबिलिटी, यानी आपकी डिमांड के मुताबिक, यानी जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपने रिसोर्सेज को स्केल कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, और जब डिमांड कम है तो रिसोर्सेज को डिक्रीज़ कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्केलेबिलिटी होती है, रिसोर्सेज कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं, ये कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होते, यानी कस्टमर्स को यही लग रहा होता है कि हर वक्त उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। देन ये मेजर्ड सर्विस होती है, आप जितनी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जो जो सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा होता है और ऑटोमेटिकली सिस्टम उन यूजेज की बेसिस पर आपको बिल बना के देता है, आपको चार्ज करता है, जो मेनली पे पर यूज़ मॉडल के ज़रिए किया जा रहा होता है कि पहले आप इस्तेमाल करें और फिर आप उतना पे करें। फिर 3 सर्विस मॉडल्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। फर्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, जिसमें जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपको ब्राउज़र के ज़रिए एप्लीकेशंस दे रहा होता है। ये वो मॉडल है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर के पास होता है और सबसे ज़्यादा कम कंट्रोल आपके पास होता है एज़ अ यूज़र। जैसे कि कैनवा है, शॉपिफाई है, ज़ूम है, फिग्मा है, नेटफ्लिक्स है, सब सैस की एग्जाम्पल है। एंड प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस, अगर क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से यूज़र्स को एक रेडीमेड एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें यूज़र्स अपनी एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी जितने भी एक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए टूल्स, सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, सिस्टम, एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको दिया जाता है। एक रेडीमेड एनवायरनमेंट आप सिर्फ जाते हैं और यूज़ करते हैं। नाउ इसमें 50-50 कंट्रोल होता है क्लाउड प्रोवाइडर और कंज्यूमर के पास। क्लाउड प्रोवाइडर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा होता है, बट अपनी मर्जी से आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डिमांड के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये वो मॉडल है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल क्लाउड कंज्यूमर के पास होता है, यानी आपके पास होता है, और सबसे कम कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर के पास होता है। क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग दी जाती है, और क्लाउड कंज्यूमर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप्स, नेटवर्किंग अपने हिसाब से खुद मैनेज करता है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज लाइक कि आपने एक फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया, आपको सिंपल जाना है और रहना है, कुछ नहीं करना। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज लाइक कि आपने एक खाली घर रेंट पे लिया है, घर आपको मिल गया लेकिन फर्नीचर और सारा सामान आपको खुद डालना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस इज लाइक कि आपने खाली प्लॉट लिया है, खाली ज़मीन लिया, उस पर घर बिल्ड करना, उसमें सारा सामान डालना, वो आपका काम है। देन 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू निस्ट, यानी क्लाउड को किन किन तरीकों से हम यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइवेट क्लाउड, ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई और किसी और ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। हाईली सिक्योर होता है, इसको ऑन साइट भी डिप्लॉय किया जा सकता है, यानी पूरा सेटअप वो ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाए, सर्वर, स्टोरेज, रिसोर्स, नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, और आउटसोर्स भी किया जा सकता है, यानी किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से रेंट पे भी लिया जा सकता है प्राइवेट क्लाउड, और ये सस्ता ऑप्शन होता है। देन कम्युनिटी क्लाउड एक ऐसा क्लाउड होता है जो मल्टीपल OC ऑर्गेनाइजेशंस आपस में शेयर करती हैं जिनके मकसद सेम होते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, एक कोई हेल्थ रिसर्च सेंटर है, तो किसी यूनिवर्सिटी का हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट है, तीनों हेल्थ रिलेटेड फील्ड से कनेक्टेड है, तो ये तीनों एक कम्युनिटी क्लाउड बना सकते हैं। पब्लिक क्लाउड एक ऐसा ओपन क्लाउड होता है जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी बिजनेस का हो सकता है, कोई एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट भी अक्सर इस तरह के प्राइवेट क्लाउड्स को ओन करती है। हाइब्रिड क्लाउड जो होता है, दो या दो से ज़्यादा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पब्लिक क्लाउड पे रखी है जिसको जनरल पब्लिक एक्सेस कर सकती है, और अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा यूजर्स का प्राइवेट क्लाउड पे रखा है जिसको सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हाइब्रिड क्लाउड ऐसा क्लाउड होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कंबाइन कर दिए जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू लेसन 3, जिसमें हम हिस्ट्री और बैकग्राउंड पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये जो ईयर्स दिए हुए हैं आपको, ये सारे याद करने ज़रूरी हैं, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो नाम दिए हुए हैं वो भी सब एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1961 में जॉन मैकार्थी ने ये डिफाइन किया कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर कंप्यूटिंग यूटिलिटी की तरह बेची जाएगी, यानी यूटिलिटी मतलब बिजली, पानी, गैस, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हर घर की, इसी तरह कंप्यूटिंग भी एक टाइम ऐसा आएगा कि हर की ज़रूरत बन जाएगी। आइडिया पेश किया था जॉन मैकार्थी ने 1961 में। देन 1960s से लेकर 1970s तक के टाइम में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आए मार्केट में, बहुत ज़्यादा बड़े थे, हैवी थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे, और हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता था।
ये क्लाउड की सबसे अर्लीस्ट फॉर्म थी। देन 1990s में ग्रिड कंप्यूटिंग आई। ये वो टाइम था जब salesforce.com ने पहली बार क्लाउड को एज अ रिमोट सर्विस डिलीवर करना शुरू किया था। इन 2002 में अमेजॉन वेब सर्विस लॉन्च की गई और 2006 तक आते आते जो टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो ये वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम बन गया, कॉमन हो गया और लोग इसे बहुत ज़्यादा देखने लगे, यूज़ करने लगे। नाउ क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एक ग्रुप में शामिल होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये सब मिलके कलेक्टिवली किसी एक मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे होते हैं। ये टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई 1990s में, जब मेन फ्रेम्स जो थे वो मार्केट में आए थे और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे क्योंकि हर कोई ने यूज़ नहीं कर सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्लस्टर कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या है? स्केलेबिलिटी, आप अपने रिसोर्सेज को डिमांड के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी एक ग्रुप में जो जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर 10 कंप्यूटर मौजूद है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गई जिसको हैंडल करने के लिए और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो 10 की जगह हम 12 कंप्यूटर, उसमें 2 कंप्यूटर और ऐड कर देंगे, तो ये स्केलेबिलिटी कहलाती है। हाई अवेलेबिलिटी, वैसे तो ये तमाम कंप्यूटर्स एक ग्रुप में होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। किसी एक के फेल होने से किसी दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये हाईली अवेलेबल होता है और इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होती है। यूज़ ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर मतलब चीप हार्डवेयर, बहुत सस्ते सोर्सेज लेकर उनको बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करने के लिए क्लस्टर की सूरत में जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ग्रिड कंप्यूटिंग, ये एक डिजिटल टीम प्रोजेक्ट की तरह है। इसमें भी कंप्यूटर्स एक ग्रुप की सूरत में आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनको फिजिकली उन तमाम कंप्यूटर्स को एक जगह पे होने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली डिफरेंट लोकेशन से मौजूद कंप्यूटर्स को एक ग्रुप की सूरत में जब जोड़ा जाता है, वो आपस में किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए मिल के काम कर रहे होते हैं कलेक्टिवली, तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग कहलाता है। तो यूजुअली बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे बड़े टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, ऐसे बड़े टास्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है और जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीपीयू स्किवेंजिंग, मतलब अगर आपके घर में एक कंप्यूटर पड़ा है, उसकी सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर यूज़ नहीं हो रही, आइडल का मतलब फालतू पड़ा है, तो आप उसकी प्रोसेसिंग पावर डोनेट कर सकते हैं वॉलंटरली। यहाँ पर आपको SETI@home की एग्जांपल दी गई है। एंड ग्रिड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चरल लेयर्स आपको बताई हुई है। सबसे टॉप लेयर में एप्लीकेशन होती है, वो कंटिन्यूअसली यूजर्स एक्सेस कर रहे होते हैं। देन कलेक्टिव सर्विसेज होती हैं, ये ग्रिड के अंदर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स आपस में किस तरह इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज कैसे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, फंक्शंस कैसे हो रहे होते हैं, ये सब इस लेयर में हो रहा होता है। देन रिसोर्स सर्विस, यूजर्स को जो रिसोर्स एलोकेट किए जा रहे होते हैं, तमाम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज को एग्रीगेट किए जाते हैं, कंबाइन किए जाते हैं, किए जाते हैं। एंड कनेक्टिविटी लेयर में तमाम फिजिकल वर्चुअल नेटवर्किंग हो रही होती है। लास्ट ग्रिड फैब्रिक लेयर में भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे स्टोरेज, नेटवर्किंग रिसोर्सेज, सर्वर और उनके नेटवर्क कनेक्शंस, वो तमाम इस लेयर में होते हैं। क्लस्टर और ग्रिड का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्लाउड के साथ कंपैरिजन, क्लस्टर लोकल होता है, ये फिजिकली तमाम कंप्यूटर्स जो एक ग्रुप में जमा होते हैं वो एक जगह मौजूद होते हैं, फिजिकली दूसरे के बहुत करीब होते हैं, किसी सेम रूम में या सेम डेटा सेंटर के अंदर किसी हाई स्पीड नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं। होमोजीनियस मतलब उन तमाम कंप्यूटर्स को जो एक ग्रुप में क्लस्टर में मौजूद है, उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो नोड्स यूज़ की जा रही होती है, जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, जो केबल्स यूज़ की जा रही होती है, वो सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। यानी होमोजीनियस मतलब कि हर डिफरेंट इसी का कंप्यूटर का हार्डवेयर सेम होता है, सेम सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं, सेम कैपेबिलिटीज होती हैं। टाइटली कपल्ड मतलब क्लस्टर के अंदर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मुसलसल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, वो एक सिंक में काम कर रहे होते हैं किसी एक सिंगल टास्क को करने के लिए। ग्रिड फिजिकली एक जगह पे नहीं होते, जियोग्राफिकली अलग अलग डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे होते हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद कंप्यूटर्स एक ग्रिड क्लस्टर सूरत में कनेक्ट हो सकते हैं। वे फिजिकली डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, इसलिए एक वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं। स्टैटिक मेंबरशिप मतलब कौन सी कंप्यूटर एक ग्रिड के अंदर कनेक्टेड होंगे, ये पहले से डिसाइड किया जाता है। ये भी रैंडम कंप्यूटर को ऐड नहीं कर दिया जाता, फिक्स होता है, क्योंकि इसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ओन और मैनेज किया जाता है। इन क्लाउड, इसमें आपको तमाम आईटी रिसोर्सेज और सर्विसेज डायनेमिकली दी जा रही होती हैं, यानी ऑटोमेटिकली दी जा रही होती हैं, बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के, डेटा सेंटर्स के जरिए जो क्लाउड प्रोवाइडर्स ओन करती हैं। ये इलास्टिक होती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है, और मीटर्ड होती है, यानी इसको मेजर किया जा रहा होता है मुसलसल, और उसी यूजेज पर आपको चार्ज किया जाता है। दैन बिजनेस ड्राइवर्स फॉर क्लाउड, आईटी कैपेसिटी प्लानिंग मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर में मौजूद आईटी रिसोर्सेज को, आईटी रिक्वायरमेंट्स को पहले से एनालाइज करना, कि फ्यूचर में आपको किस किस रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, इसको पहले से एनालाइज करके रखना।
स्ट्रेटेजीज बना के, कौन कौन सी? लीड स्ट्रेटेजी, यूजर की डिमांड इंक्रीज होने से पहले कैपेसिटी बढ़ा देना, रिसोर्सेज बढ़ा देना। लैग स्ट्रेटेजी मतलब डिमांड के बाद रिसोर्सेज बढ़ाना। मैच स्ट्रेटेजी मतलब थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट्स करना, साथ डिमांड के पहले या बाद में नहीं बढ़ाना। क्लाउड में रिसोर्सेज को ओवर प्रोविजनिंग और अंडर प्रोविजनिंग नहीं करने दिया जाता, मतलब सोर्सेज ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो कि किसी एक पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़े। अंडर प्रोविजनिंग मतलब रिसोर्सेज आइडल हो, फालतू हो, एक्स्ट्रा हो, यूज़ में ना आ रहे हो। एंड कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि क्लाउड में आप रेंट कर रहे होते हैं किसी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्लाउड प्रोवाइडर का हो रहा है, आप सिर्फ रेंट करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की और ऑपरेशनल कॉस्ट क्लाउड प्रोवाइडर दे रहा होता है, आप सिर्फ अपनी सर्विसेज के लिए एक सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, रेंट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल एजाइलिटी मतलब क्योंकि हर गुजरते ही दिन के साथ टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, मार्केट की डिमांड के साथ चलना, अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करना, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, कोर्सेज को स्केलेबल बनाना, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल एजाइलिटी में आते हैं। देन मूव ऑन टू लेसन 4 विच इज़ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले मेन फ्रेम क्या होता है? एक लार्ज कंप्यूटर होता है जो बहुत ज़्यादा हैवी होता था, और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, एंड इसकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती थी। एक वक्त में 100 से लेकर 1000 तक के यूज़र्स को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ मैनेज कर सकता था, हैंडल कर सकता था। सबसे पहले आईबीएम के मेन फ्रेम्स निकाले थे। आईबीएम की जेड सीरीज़ के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे वो 800 सर्वर्स के इक्वल थे, एक मेन फ्रेम। उनको 1960s और 70s में लीज़ पे दिया जाता था, यानी रेंट पे दिया जाता था, क्योंकि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। देन सर्वर्स क्या होती हैं? सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक्सेस देता है, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे वेब सर्वर होता है वेबसाइट्स के लिए, डीएनएस सर्वर होता है, डोमेन नेम सर्वर, वेब डेटाबेस सर्वर होता है किसी स्टोरेज सर्वर के लिए। देन डेस्कटॉप क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर किसी एक सिंगल यूज़र के लिए, जिसे हम पीसी कहते हैं। इसमें हम बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो आज के टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं हम। देन लेट्स मूव ऑन टू 5 चैप्टर 5 विच इज़ बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस। किसी एक मीडियम के ज़रिए जब 2 डिवाइसेस आपस में बात करती हैं, डेटा एक्सचेंज करती हैं, इसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, करेक्ट डेस्टिनेशन यानी आपने अपना डेटा जहाँ भेजना है वो उसी जगह पर पहुँचे। टाइमली डिलीवरी मतलब वो एक्सपेक्टेड टाइम है उसी टाइम पर डेटा पहुँचे। एंड इवेंट डिले, जिसको जिटर भी कहा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। वो ना आए, जैसे ऑडियो वीडियो में अगर आप कोई वीडियो ऑडियो देख रहे हो और वो लैग कर रही है, ये कहलाता है एनिवेंट डिले। उस पूरे प्रोसेस में डेटा कम्युनिकेशन के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक मैसेज होता है जिसको भेजा जा रहा होता है, सेंडर होता है जो ये मैसेज भेजता है, रिसीवर होता है जो ये मैसेज रिसीव करता है, ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो मीडियम जिसके ज़रिए ये सेंडर और रिसीवर इस मैसेज को एक्सचेंज करते हैं आपस में, और वो प्रोटोकॉल होता है, यानी वो रूल्स, वो स्टैंडर्ड ये सेंडर, रिसीवर और ट्रांसमिशन मीडियम तीनों फॉलो करते हैं। जो डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है इन दोनों के बीच में, सेंडर रिसीवर के बीच में, कौन-कौन से तरह का हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, उसको यूनिकोड और ASCII बिट पैटर्न्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेजेस को छोटे-छोटे पिक्सेल्स में डिवाइड किया जाता है। हर पिक्सल को एक बिट पैटर्न दिया जाता है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑडियो और वीडियो क्योंकि एक कंटीन्यूअस स्ट्रीम होती है जो मुसलसल कॉन्स्टेंटली चल रही होती है, मूव कर रही होती है। ऑडियो के लिए जो साउंड वेव्स होती हैं उनको नंबर्स के सीक्वेंस में प्रेज़ेंट किया जाता है, और जो वीडियोज़ होती हैं क्योंकि वीडियो इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, यानी मल्टीपल इमेजेस की सीक्वेंस मिलके वीडियो बना रही होती है। पहले वीडियोज़ को इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उन इमेजेस को पिक्सेल्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उन पिक्सेल्स को की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड डेटा 3 तरह के मॉड्यूल्स में मोड्स में फ्लो करता है। सिंप्लेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन। कीबोर्ड से आपने इनपुट दी मॉनिटर को, कीबोर्ड जो है वो सेंडर था, मॉनिटर रिसीवर था। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरह से कम्युनिकेशन की जा सकती है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं की जा सकती। जैसे कि वॉकी टॉकी, तो आपने ट्रैफिक पुलिस के हाथ में देखा होगा, दोनों मैसेज भेज सकते हैं, दोनों मैसेज रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। फुल डुप्लेक्स, दोनों सेंडर रिसीवर एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, एक साथ मैसेज रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन पे, फ़ोन पे। इसमें क्योंकि दोनों एक साथ मैसेज भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, इसलिए सेपरेट चैनल्स होते हैं डेटा भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। देन चैप्टर 6 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्क का मतलब है ऐसे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस की कलेक्शन, ग्रुप, जो किसी ट्रांसमिशन मीडिया के साथ कनेक्टेड है। इस तरह एक हाईवे रोड डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है। इस तरह कंप्यूटर नेटवर्क में हाईवे पे मौजूद गाड़ियों की जगह इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है। जो शहर हैं इस हाईवे के ज़रिए कनेक्टेड है वो आपके बेसिकली कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, और ये जो रोड्स हैं जो जिनके ज़रिए इन शहरों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है वो ट्रांसमिशन मीडिया है, यानी एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ वो आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है।
कंप्यूटिंग नेटवर्क को लार्ज कंप्यूटर्स पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप्स पे होस्ट किया जाता है। कनेक्टिंग डिवाइस जैसे कि राउटर, स्विच, मोडेम यूज़ किए जाते हैं इस तरह के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी एक हाईवे को दूसरे हाईवे से कनेक्ट करने के लिए राउटर स्विच यूज़ किए जाते हैं। तो एक अच्छे एफिशिएंट नेटवर्क के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? परफॉर्मेंस दो चीज़ों के जरिए मेजर की जाती है, थ्रूपुट एंड डिले। थ्रूपुट मतलब डेटा पर यूनिट टाइम, यानी कितना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में। डिले मतलब डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना ज़्यादा टाइम लगा। इस तरह एक हाईवे पर अचानक से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएँ तो उससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाएगा। इसी तरह अगर थ्रूपुट ज़्यादा होगा, एक वक्त में ज़्यादा डेटा भेजा जाएगा तो उससे कंजेशन मतलब डेटा का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे लेट यानी डिले पहुंचेगा डेटा अपनी डेस्टिनेशन पे। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपका नेटवर्क कितना स्टेबल है। कितनी बार आपका नेटवर्क फेल हो चुका है, फेल होने के बाद रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। तो बड़े-बड़े डिज़ास्टर की सूरत में नेटवर्क कैसे सर्वाइव कर सकता है बगैर कोई मेजर नुकसान किए। नेटवर्क में दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके डेटा को जब ट्रांसफ़र हो रहा हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तब उस बीच के प्रोसेस में, ट्रांसफ़र के प्रोसेस में उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर किसी डेटा ब्रीच होती है, कोई अटैक होता है, कोई वायरस आता है सिस्टम में और डेटा लॉस हो जाता है, तो उसके बाद कैसे डेटा को बैकअप किया जाता है, ये सिक्योरिटी में आता है। देन 4 तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक मैप जो ये बताए कि किस तरह कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट टोपोलॉजी में हर डिवाइस का हर दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन होता है, डायरेक्टली कनेक्शन। लायबल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि दूसरे डिवाइस के साथ सेपरेट कनेक्शन होता है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ता है कि हर दूसरी डिवाइस से सेपरेट कनेक्शन के लिए बहुत सारी केबल्स लगती हैं। स्टार में तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिंपल होता है, चीप होता है, सिर्फ एक पोर्ट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर वो सेंट्रल हब फेल हो जाए, उससे पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा। फर्स्ट टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस एक लंबी केबल से कनेक्टेड होती हैं, जो इसकी बैकबोन कहलाती है। सिंगल केबल होने की वजह से ईज़ी होता है इंस्टॉल करना, चीप होता है, लेकिन अगर इस बैकबोन में कोई मसला हो गया तो पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस एक लूप की तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर डिवाइस एक रिपीटर की तरह काम करती है। रिपीटर का मतलब है क्योंकि तमाम डिवाइसेस एक लूप में कनेक्टेड होती हैं, जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो वो तमाम डिवाइसेस से होता हुआ गुजरता है। हर डिवाइस पे डेटा रुकता है, डिवाइस रीड करती है मैसेज, अगर वो उस डिवाइस के लिए नहीं होता तो वो आगे पास कर देती है। इस तरह ये लूप चलता रहता है जब तक डेटा उस डिवाइस तक ना पहुंच जाए उसकी डेस्टिनेशन है। एक्सपेंड करना आसान होता है, यानी इसमें और कंप्यूटर सेट करना आसान होता है क्योंकि ये तमाम एक सर्किल की सूरत में आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कोई एक डिवाइस फेल होती है, कोई एक तार डैमेज होती है, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लूप ब्रेक हो जाता है। और 3 तरह की नेटवर्क टाइप्स होती है। लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो लिमिटेड बाउंड्रीज तक होता है, जैसे कि ऑफिस में, कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल की बिल्डिंग में। स्पीड इसकी होती है 1 से मेगाबाइट पर सेकंड से 1 गीगाबाइट पर सेकंड। ईथरनेट, वाईफाई इसकी एग्जांपल है। देन वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, टीज़ में, कंट्रीज़ में आपस में कनेक्ट करता है। यूजुअली बड़ी-बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ होती हैं जिनसे छोटे-छोटे सर्विस प्रोवाइडर लीज़ पे यानी रेंट पे लेते हैं और फिर हमें प्रोवाइड करते हैं। 2 मेन तरह के वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट। ये एक डेडिकेटेड परमानेंट प्राइवेट नेटवर्क होता है जो 2 स्पेसिफिक लोकेशन को आपस में कनेक्ट करता है। स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क एक पब्लिक हाईवे की तरह होता है या ट्रेन स्टेशन की तरह होता है। इसमें डेटा शेयर्ड नेटवर्क के बीच में भी ट्रैवल कर रहा होता है। मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा को भेजा जा रहा होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूजुअली 5 से 50 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है और बहुत बड़ी-बड़ी लार्ज सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ इसको ओन करती हैं। एंड स्विचिंग पढ़ते हैं। स्विचिंग का मतलब होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ही रिसीवर तक पहुँचाना किसी लार्ज नेटवर्क के ज़रिए। 2 तरह की स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग जिसमें डेडिकेटेड फिजिकल पाथ होता है तारों के ज़रिए, जैसे टेलीफ़ोन्स में होता था, बस में कनेक्ट करने के लिए। बट अगर सोर्सेज़ अंडर यूज़ हो रहे हैं, यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेलीफ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो इससे रिसोर्स वेस्ट होंगे, कैपेसिटी वेस्ट होगी। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, एक सिंगल नेटवर्क लिंक को मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर किया जाता है। डेटा को छोटे-छोटे पैकेट्स की सूरत में डिवाइड किया जाता है। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग कि स्मार्ट स्केड्यूलिंग सिस्टम की तरह होता है। बजाय इसके हर डिवाइस को एक परमानेंट फिक्स्ड टाइम दिया जाए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि नेटवर्क डायनेमिकली छोटे-छोटे पैकेट्स को उनको कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे अगर डिवाइस ए सेकंड के लिए फ्री हुई, डिवाइस बी के पैकेट्स फ़ौरन उस गैप को फिल करेंगे। एफिशिएंट इसीलिए है क्योंकि जो भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं फ़ौरन से फिल हो जाते हैं, नेटवर्क वेस्ट नहीं जाता। दैन इंटरनेट स्ट्रक्चर में 3 टायर्स होते हैं। टायर 1 में लार्ज इंटरनेशनल
बैकबोन होते हैं लार्ज क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि पीटीसीएल वगैरह। टायर 2 में रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो टायर 1 के साथ कनेक्टेड होते हैं। टायर 3 में लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो टायर 2 के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारे घरों में वाईफाई इसी यहीं से आ रहा होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल इंटरनेट की फाउंडेशन है। को 5 लेयर्स में डिफाइन किया गया है। फिजिकल लेयर, यहाँ पर आपके डेटा को बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसफर किया जाता है। लिंक लेयर में उन बिट्स को की सूरत में कंबाइन किया जाता है जिनको फ्रेम्स कहा जाता है। ये मैक एड्रेस यूज करते हैं जो कि एक परमानेंट फिजिकल हार्डवेयर का एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का, तो उनको पता हो कौन सी एग्जैक्ट डिवाइस पर उन्हें डेटा डिलीवर करना है। नेटवर्क लेयर में आपका डेटा नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। हमने ऊपर डेटा लिंक लेयर में पढ़ा था, उन फ्रेम्स को डेटा ग्राम्स में कन्वर्ट किया जाता है, पैकेट्स की सूरत में कन्वर्ट किया जाता है। इस लेयर में आईपी एड्रेस यूज किया जाता है वो डेस्टिनेशन फाइंड करने के लिए जहाँ पर डेटा डिलीवर करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है ये मैनेज करना कि किस तरह आपका डेटा सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस के बीच में ट्रैवल करता है। मैनेज करने के लिए दो प्रोटोकॉल यूज की जाती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका काम होता है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना और ये गारंटी देना कि डेटा सही ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में, सही जगह पहुंचे। रिलायबल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए जो फास्ट टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। लाइट वेट होता है लेकिन फास्ट होता है। ये चेक नहीं करता कि क्या डेटा वाकई में रिसीवर को मिल गया है या नहीं, जिस वजह से अनरिलायबल होता है। एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप टियर लेयर होती है। इसमें ये वो लेयर होती है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। 3 कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज किए जाती हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो वेबसाइट्स को लोड करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसके जरिए आपकी फाइल्स ट्रांसफर हो रही होती है क्रॉस नेटवर्क। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल्स वगैरह सेंड करने के लिए ओवर द नेटवर्क यूज किया जाता है। देन आईपी एड्रेसिंग इज लाइक डिजिटल मेलिंग एड्रेस आपके डिवाइस के लिए। जैसे कोई लेटर पोस्ट करने के लिए आपको फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है, वैसे डेटा रिसीवर तक पहुंचाने के लिए आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो वर्जन पढ़े हैं आईपी वर्जन 4। ये पुराना स्टैंडर्ड होता है, 32 बिट होता है। इसमें अराउंड 4.3 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस हैं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इन्हांस हुई, एडवांस हुई, बहुत ज़्यादा यूजर्स इंटरनेट यूज़ करने लगे, ये 43 बिलियन यूनिक एड्रेसेस ख़त्म हो गए। अब हम आईपी वर्जन 6 यूज़ करते हैं, मॉडर्न अपग्रेडेड वर्जन, जिसमें 128 बिट नंबर होता है। इसमें बिलियंस की तादाद में यूनिक एड्रेसेस होते हैं, तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। नाउ ये वर्जन 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। ये एज इट इज़ याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है। क्लास ए में 0 से 127 तक होते हैं, यूजुअली ग्लोबल नेटवर्क्स के लिए। क्लास बी में 128 से 191 तक होते हैं, लार्ज नेटवर्क्स के लिए, जैसे कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़। क्लास सी में 192 से 223 तक होते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एवरीडे नेटवर्क्स के लिए, जैसे घर के लिए, छोटे ऑफिस के लिए। क्लास डी में 224 से 239 तक होते हैं। इसको रिजर्व कर दिया गया है मल्टीकास्टिंग के लिए, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए। क्लास ई 240 से 255 तक, ये अभी तक यूज़ ही नहीं हुई है, फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व करके रख दी गई है। नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो आपके घर की डिवाइसेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए करता है बाहर के ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। देन डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, बजाय इसके कि आप अपनी हर डिवाइस में अपना आईपी एड्रेस टाइप करें हर दफ़ा, एक नेटवर्क से कनेक्टेड जितनी डिवाइस होती है आप जैसे ही खोलते हैं फ़ौरन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, तो वो कनेक्ट हो रही होती है बिकॉज ऑफ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम होता है आपकी आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना। नाउ आईपी वर्जन 6 में किसी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर डिवाइस को यूनिक डायरेक्ट आईपी एड्रेस मिलता है जो उसको पब्लिकली कनेक्ट करता है। इसमें बिल्डिंग सिक्योरिटी होती है, आईपीसेक होता है जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है स्टोर या ट्रांसफर करने से पहले। राउटिंग सिंपल होती है, यानी जो राउटर्स डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांसलेशंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एड्रेसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, जिससे इंटरनेट का ट्रैफिक फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है। देन ईथरनेट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स उन्होंने एक ईथरनेट स्टैंडर्ड बनाया जिसको IEEE 802.3 स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये एक पॉपुलर लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, वायरलेस होती है, कनेक्शनलेस होती है, यानी डेटा भेजने से पहले रिसीवर डिवाइस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली केबल पर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। नो एरर और फ्लो कंट्रोल, यानी डेटा भेजने के बाद ये चेक नहीं करता कि वो डेटा परफेक्टली मिल गया है रिसीवर को, या फिर रिसीवर कंप्यूटर को अचानक से बहुत ज़्यादा डेटा मिल गया जिसकी वजह से वो ओवरवेल्म हो गया और डेटा सही से रिसीव नहीं हुआ, ये सब नहीं चेक करता। यूजेस CSMA-CD, ये एक सिस्टम है जो डेटा क्रैश होने से बचाता है। CS मतलब कैरियर सेंस, यानी डेटा भेजने से पहले कंप्यूटर ये चेक कर लेता है कोई और सा डेटा भी ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा। MA मल्टीपल एक्सेस,
अगर नेटवर्क खाली है, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, तो कोई भी अपना डेटा सेंड कर सकता है। डी कोलिजन डिटेक्शन, अगर दो कंप्यूटर अचानक से साथ डेटा भेज देते हैं तो उनका डेटा क्रैश कर जाएगा। कंप्यूटर जैसे ही क्रैश नोटिस करता है, डेटा सेंड करना बंद कर देता है, थोड़े टाइम के लिए वेट करता है और फिर दोबारा ट्राई करता है। एमएस ईथरनेट में 48 बिट मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है। हर डिवाइस का इस दुनिया में यूनिक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है। दैन स्टैंडर्ड ईथरनेट की स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फास्ट ईथरनेट होता है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड होती है उसकी। गीगाबिट ईथरनेट्स जो होते हैं उनकी 1 गीगाबिट पर सेकंड स्पीड होती है। 10 जी ईथरनेट्स की 10 गीगाबिट्स पर सेकंड होती है। दैन इट इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क 802.11 जो कि वाईफाई होता है। स्टैंडर्ड नंबर्स आपने याद रखने हैं कि वायरलेस लैन का स्टैंडर्ड क्या होता है, ईथरनेट का स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सब एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस रेडियो वेव्स के जरिए आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं एक्सेस पॉइंट के जरिए। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो सेंट्रल राउटर के साथ कनेक्टेड होती है। आपकी वायरलेस डिवाइस और वायर्ड इंटरनेट के बीच में एक मिडल मैन की तरह, ब्रिज की तरह काम करती है। बगैर एक्सेस पॉइंट के क्या होगा, डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। क्योंकि अब तमाम डिवाइसेस सेम विजिबल रेडियो वेव्स शेयर कर रही होती हैं, तो CSMA ये प्रोटोकॉल है डिवाइसेस को सेम टाइम पर कम्युनिकेट करने से रोकता है। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, यानी कोलिजन को अवॉइड करना किया जाता है। कोलिजन मतलब दो चीज़ों का आपस में टकराना, यहाँ पर डेटा की बात हो रही है। ये क्या करता है, रिक्वेस्ट टू सेंड यानी RTS सिग्नल भेजता है। रिसीवर से परमिशन लेता है कि भाई मैं डेटा भेज दूँ। रिसीवर CTS मैसेज भेजता है क्लियर टू सेंड कि हाँ भाई भेज दो, रास्ता क्लियर है। देन डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। रिसीवर डिवाइस की तरफ से ACK यानी एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीव होता है, यानी वो रिसीवर ही कंफर्मेशन देता है कि जो डेटा भेजा था वो रिसीव हो गया है सेफली। यहाँ पर आपको वाईफाई स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुए। 802.11b इसकी स्पीड थी 11 मेगाबिट्स पर सेकंड, सबसे ओल्डेस्ट वर्जन था, बहुत स्लो था। देन 802.11a जिसकी स्पीड 22 मेगाबिट्स पर सेकंड थी। देन 802.11g अप टू 54 मेगाबिट्स पर सेकंड। देन 802.11n टू 700 मेगाबिट्स पर सेकंड। सबसे फास्ट होती है, गेमिंग और स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। देन ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.15। वायरलेस डिवाइसेस को एक शॉर्ट रेंज में यानी अप टू 10 मीटर्स की रेंज में आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। डिवाइसेस को पिकोनेट में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। पिकोनेट छोटा टेम्परेरी नेटवर्क होता है जो ये ब्लूटूथ डिवाइसेस बनाती हैं। तो 7 डिवाइसेस इस पिकोनेट में कनेक्ट कर सकती हैं। इसके भी आपको वर्जन्स दिए गए हैं, एज इट इज़ MCQs के लिए याद कर दिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन वीमैक्स स्टैंडर्ड इज़ IEEE 802.16। इसमें वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड और मोबाइल कनेक्टिविटी दोनों को सपोर्ट करती है। जैसे अगर आप एक फिक्स जगह पे बैठ के एक्सेस करें तो भी चलेगा। अगर आप मुसलसल मूव करें, जैसे किसी गाड़ी में करीबी डेटा जैसे आपका सिग्नल कैच होता रहेगा, उस टावर की बाउंड्री से निकलेंगे तो किसी दूसरे टावर की बाउंड्री से कनेक्ट हो जाएंगे। मोबाइल मतलब चलाने वाला मोबाइल नहीं, वो यहाँ पर मोबाइल का मतलब है मुसलसल अपनी लोकेशन आप मूव करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्या होता है, 48 बिट मैक एड्रेस को सपोर्ट करता है जो कि हर डिवाइस के लिए यूनिक एड्रेस देता है। देन हम पढ़ते हैं सेलुलर जनरेशंस। 1980s में आई थी 1G, एनालॉग थी, सिक्योर नहीं थी। 1991 तक 2G आई, में नेटवर्क एनालॉग से डिजिटल शिफ्ट हो गया, SMS मैसेज शुरू हो गए, बहुत ही स्लो इंटरनेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया। देन 3G 2000s में इंट्रोड्यूस हुआ। इतना फास्ट होता था कि आप वेबसाइट लोड कर सकें, फ़ोटोज़ शेयर कर सकें। यहाँ इस पॉइंट पर आकर वीडियो कॉल्स इंट्रोड्यूस कराई गई थी। 4G 2010 और इसके बाद स्टार्ट हुआ। ये पहला बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नेटवर्क था अब तक का, तो हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन यूज़ कर रहे होते हैं। ये GSM, GPRS, CDMA बेसिकली वो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं जो इनमें यूज़ किए गए हैं। 5G की इंटरनेट स्पीड 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा थी और ये स्टिल डेवलपमेंट में है, क्योंकि अब तो ये दुनिया में कई इंट्रोड्यूस भी किया जा चुका है। 2K नोट्स पुराने हैं इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। देन कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। फर्स्ट इज़ हब। हब जो है वो सिंपल था, चीप था, लेकिन इसके साथ मसला ये था, जैसे ही कोई मैसेज रिसीव होता था तमाम कनेक्टेड पोर्ट्स को ये मैसेज शो करा देता था। लेकिन क्योंकि अब हर किसी को मैसेज मिल रहा है, जिसको नहीं ज़रूरत उसको भी मिल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा कोलिजन्स, ट्रैफिक जैम्स होते थे। देन स्विच डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है, क्योंकि इसमें मैक एड्रेस यूज़ किए जाते हैं, इसलिए पता होता है कौन सी डिवाइस कौन से पोर्ट के साथ कनेक्ट है। जब इसको कोई मैसेज मिलता है तो ये सिर्फ उसी को मैसेज देती है जिसको देना होता है, जो रिसीवर होता है एक्चुअल में।
जिससे कोई कोलिजन नहीं होते, ट्रैफिक जाम नहीं होती, नेटवर्क बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। राउटर जो होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे आपके घर के वाईफाई को आपके शहर के वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। इसमें आईपी एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं ताकि पता चल सके डेटा को कहाँ भेजना है, वहाँ तक भेजने का बेस्ट रास्ता क्या है। ये नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है। जब डिफरेंट डिवाइसेस को डेटा फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो मैक एड्रेस चेंज करता रहता है क्योंकि हर डिवाइस का मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। देन वर्चुअल लैन में आप डिवाइसेस को डिजिटली ग्रुप में बाइंड कर सकते हैं। देन अगर 2 कंप्यूटर्स सेम फिजिकल बॉक्स के अंदर हैं तो एक वर्चुअल लैन के ज़रिए उनको सेपरेट करके एक वर्चुअल ग्रुप में कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पे हैं। देन राउटिंग का मतलब होता है डेटा सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए बेस्ट नेटवर्क पाथ चूज़ करना यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड राउटिंग टेबल्स। यूनिकास्ट डेटा मतलब एक डेस्टिनेशन है उसकी, एक रिसीवर है। मल्टीकास्ट मतलब मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे डेटा सेंड करना है। कनेक्शन लेस होता है यानी हर पैकेट का पाथ रूट डिफरेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बट ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है यानी तमाम डेटा पैकेट्स के लिए एक फिक्स्ड पाथ हो। फिर एल्गोरिथम्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। डिस्टेंस वेक्टर मतलब राउटर्स अपने नेबर राउटर से पूछते हैं कि कौन सा पाथ सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है और उस डिस्टेंस की बेसिस पर डिसीजन बनाते हैं। देन लिंक स्टेट इसमें हर राउटर को पूरे नेटवर्क का मैप मिलता है। वो खुद इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करते हैं कि उनके लिए डेटा भेजने के लिए बेस्ट रूट कौन सा रहेगा जो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज लेसन 7 एडवांस टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, तमाम क्लाउड सर्विसेज को आप रिमोटली अपने घर से बैठ के एक्सेस कर रहे होते हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनके सर्वर्स पर डिप्लॉयड होती है और आप इंटरनेट के जरिए इन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसलिए क्लाउड के लिए इंटरनेट उसकी बैकबोन है। इसके बगैर क्लाउड सर्वाइव नहीं कर सकता। ये जो डिप्लॉयमेंट होती है 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज़ ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट। इसमें तमाम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कॉन्फ़िगर किया जाता है जिसको वो खुद मैनेज करती हैं, ओन करती हैं, कंट्रोल करती हैं। जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं यानी जो उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं फिजिकली, वो लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए इनको एक्सेस करते हैं। और जो रिमोट यूज़र्स होते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के वीपीएन के ज़रिए इन क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। यह इंटरनेट बेस्ड डिप्लॉयमेंट होती है जिसमें तमाम यूज़र्स चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल यानी रिमोट यूज़र्स हो, वो तमाम क्लाउड प्रोवाइडर के इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए एक्सेस कर रहे होते हैं क्लाउड सर्विसेज को। दैन स्केलेबिलिटी का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को यूज़र की डिमांड के मुताबिक डायनेमिकली यानी ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज करना। दैन यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लॉज आपको बताए गए हैं जो याद रखिएगा। मूर्स लॉ कहता है कि आपके प्रोसेसर की स्पीड हर 18 महीने बाद डबल हो जाती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से मुसलसल रैपिडली इंक्रीज हो रही है। ग्लाइडर्स लॉ कहता है कि आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ हर साल डबल हो जाती है। जैसे जैसे क्लाउड यूज़र्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है हर गुजरते साल के साथ। देन आप क्लाउड को यूटिलिटी कंप्यूटिंग कहा गया। यूटिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बेसिक ज़रूरत हो, जैसे बिजली पानी गैस को यूटिलिटीज़ कहते हैं, वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग को यहाँ पर यूटिलिटी कहा गया है। पे एज यू गो मॉडल के जरिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के लिए पे कर रहे होते हैं। जितना आप यूज़ करते हो उस बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है। यहाँ पर क्लाउड को एक कहा गया यूबिक्विटस यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यानी कि ऐसी कंप्यूटिंग फैसिलिटी जिसको आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर टाइम के साथ साथ कैसे आपका हार्डवेयर इवॉल्व हुआ वो आपको बताया हुआ है। सीपीयू की प्रोसेसर स्पीड 1970s तक 10 मेगाहर्ट्ज़ थी और 2010 तक होते होते ये 4 गीगाहर्ट्ज़ तक इंक्रीज हो गई। मल्टी कोर और जीपीयू प्रोसेसर्स आने लगे मार्केट में। यानी पहले सिंगल कोर प्रोसेसर्स होते थे जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी। इंजीनियर्स ने उसकी एक कोर की कैपेबिलिटी बढ़ाने के बजाय एक से ज़्यादा मल्टीपल कोर्स ऐड कर दी जिनको मल्टी कोर सीपीयू कहा जाता है। जीपीयू आए मार्केट में ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। एक जीपीयू के अंदर इस तरह की 100 या 1000 की तादाद में कोर्स होती हैं। याद रखने वाली बात यह है कि सीपीयू से ज़्यादा कोर्स जीपीयू के अंदर होती हैं। देन 1976 तक 16 केबी की रैम होती थी तो 2011 तक 64 जीबी तक इम्प्रूव हो गई। 1981 से तक आपकी हार्ड डिस्क 260 मेगाबाइट से 3 टेराबाइट तक इम्प्रूव हो गई। एंड 2 टेक्नोलॉजीज़ बताई गई हैं आपको। स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक ऐसा हाई स्पीड स्टोरेज नेटवर्क होता है जिसमें सर्वर्स को डायरेक्टली नेटवर्क स्टोरेज के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट नेटवर्क अटैच स्टोरेज थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें डिस्क एरे कनेक्टेड होती है क्लाइंट होस्ट के साथ। डिस्क एरे मतलब जिसमें बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स साथ मिलके काम कर रही होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर करने के लिए और उसको सेफ रखने के लिए। और क्लाइंट होस्ट बेसिकली वो डिवाइसेस है जो आप डेली यूज़ कर रहे होते हैं, आपका लैपटॉप, फ़ोन, स्मार्ट टीवी। क्योंकि इस नेटवर्क अटैच स्टोरेज को आपके राउटर के ज़रिए
आपके राउटर से कनेक्ट किए जाते हैं। जितनी भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगी वो इजीली डेटा शेयर कर सकती हैं, सेव कर सकती हैं। नेक्स्ट वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक इंटरनेट क्योंकि जनरल पब्लिक यूज़ करती है, थोड़ा इनसिक्योर होता है, तो इस पब्लिक नेटवर्क में आईपी टनलिंग के जरिए प्राइवेट नेटवर्क एक्सटेंड किया जाता है। यानी जिस तरह टनल होता है तो बाहर से वो पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, बट उस टनल के अंदर एक्चुअल में प्राइवेट नेटवर्क चल रहा होता है, तो बाहर से जो देख रहे होता है पब्लिक नेटवर्क के लिए ये चीज़ हिडन रहती है। क्योंकि पब्लिक एक ओपन सोर्स नेटवर्क होता है, इसलिए malicious यूजर्स, अटैकर्स यूज़ कर रहे होते हैं। इससे सिक्योर रखने के लिए वीपीएन यूज़ किया जाता है। वीपीएन कनेक्शन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। आईपी सिक्योरिटी, सिक्योर सॉकेट लेयर, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल और मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। ये वो प्रोटोकॉल होते हैं जो किसी वीपीएन को ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और सिक्योर टनलिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी सेफ बनाते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिमोट यूजर्स होते हैं वो वीपीएन के जरिए ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्लाउड को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसको रिमोट एक्सेस वीपीएन कहते हैं। और साइट टू साइट वीपीएन, ये एक एंट्रेंस वीपीएन की तरह होता है जो दो नेटवर्क्स को आपस में ओवर द इंटरनेट कनेक्ट करता है। दोनों नेटवर्क्स के बिल्कुल कॉर्नर्स पे ये वीपीएन गेटवेज मौजूद होते हैं जो आने जाने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, ट्रैक करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड वेब 2.0 वेबसाइट्स की सेकेंड जनरेशन कहलाती है। ये डायनेमिक, इंटरैक्टिव, कोलैबोरेटिव वेबसाइट्स होती हैं। पहले क्या होता था, अगर आप कोई वेबसाइट खोलें तो उसमें सारा स्टैटिक डेटा होता था जो हर यूज़र के लिए सेम होता था। आप उसमें इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, सिर्फ पढ़ सकते थे, आप अपने हिसाब से कोई इंटरैक्शन नहीं कर सकते थे। बट वेब 2.0 में इंटरैक्टिव, डायनेमिक वेबसाइट्स आई, यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाया जाने लगा, जैसे इंस्टा, फेसबुक वगैरह है। आप उसमें लाइक कर सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ये सब आपकी इंटरेक्शन कहलाती है। वही वेब 2.0 बनाने में टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ हुई? एजेक्स, इसे ग्रिनस, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल के जरिए आप वेब सर्वर से डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। आरएसएस मतलब रियली सिंपल सिंडिकेशन, रियल टाइम लाइव अपडेट्स देने के लिए, नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। सोशल मीडिया क्या होता है आपको पता है? आईएम मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं। वीओआईपी, वॉइस ओवर आईपी, यानी वो टेक्नोलॉजी जो आपको अलाउ करती है कि आप इंटरनेट पर वॉइस ओवर सेंड कर सकें बगैर किसी ट्रेडिशनल फ़ोन लाइंस के, केबल्स के। नाउ डेटा सेंटर नेटवर्किंग स्ट्रक्चर क्या होता है? इमेजिन करें डेटा सेंटर इज़ लाइक बहुत बड़ा सा एक बहुत फास्ट पोस्ट ऑफिस। इस पोस्ट ऑफिस में जो सर्वर्स हैं दे आर लाइक इंडिविजुअल टेबल्स या डेस्क, जो तो ये तमाम इस पूरे पोस्ट ऑफिस का काम कर रही है। तो जो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होगा इस डेटा सेंटर का, इस पोस्ट ऑफिस का, इट्स लाइक द मेल सिस्टम। उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये पता होता है कि इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ सेंड करना है। इस डेटा सेंटर में जो सर्वर्स होते हैं वो वर्कर्स की तरह होते हैं, यानी वो कंप्यूटर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका डेटा कहाँ स्टोर करना है, कैसे आपकी एप्लीकेशंस रन करनी है। देन हर ये सर्वर टॉर स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। टॉर स्विच यानी टॉप ऑफ रैक स्विच। अगर एक सर्वर किसी डेटा सेंटर में मौजूद दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता है जो सेम रैक पे है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टॉप ऑफ द रैक स्विच की होती है। एग्रीगेट स्विच क्या होते हैं? दोबारा हम पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल लेते हैं। तो ऊपर रैक पड़ा, आप समझ लें कि ये डिफरेंट रूम्स हैं। तो एक मेन हॉलवे जो इन तमाम डिफरेंट रैक्स को, रूम्स को कनेक्ट करता है। अगर कोई एक सर्वर किसी दूसरे रूम में मौजूद सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए एग्रीगेट स्विचेस क्रॉस रैक कम्युनिकेशन बनाते हैं। अगर सेम रैक पे मौजूद किसी सर्वर से दूसरा सर्वर कम्युनिकेट करेगा तो कौन हेल्प करेगा? टॉप ऑफ द रैक स्विच। किसी दूसरे रैक पे मौजूद सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए एग्रीगेट स्विचेस। एंड इट इज़ एआर, एक्सेस राउटर्स। जब डेटा बिल्कुल रेडी होता है सेंड किए जाने के लिए, तब वो सबसे पहले एक्सेस राउटर में जाता है। ये ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करते हैं, यानी ये फाइंड आउट करते हैं कि आपके डेटा को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट और फास्ट रास्ता कौन सा होगा। देन इट इज़ बीआर, बॉर्डर राउटर्स। एक फ्रंट गेट या एंट्री पॉइंट या एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं आपके डेटा सेंटर के लिए। आपके लोकल सिस्टम को बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करते हैं। और फिर आता है इंटरनेट। तो आपका डेटा इन तमाम लेयर्स से होते हुए, बॉर्डर राउटर से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, तो इसके बाद वो ग्लोबल वेब को एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं और ऐप्स होती हैं, इसके ज़रिए वो डायरेक्टली यूज़र्स की डिवाइसेस पर डिलीवर की जा रही होती हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर सर्वर सिर्फ एक टॉप ऑफ द रैक स्विच के साथ कनेक्टेड होता है। तो क्रॉस सेक्शन कम्युनिकेशन करने के लिए, क्रॉस रैक कम्युनिकेशन के लिए यही टॉप ऑफ रैक स्विचेस सर्वर को एग्रीगेट स्विचेस के साथ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज लेसन 8 विच इज़ वर्चुअलाइजेशन। ये ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम एक फिजिकल मशीन के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होस्ट कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट इज हाइपरवाइजर, जो फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर के बीच में आइसोलेशन मेंटेन करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेटेड रखता है। और वर्चुअल मशीन मॉनिटर, जो हार्डवेयर को मैनेज करता है, तमाम रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है,
और किसी भी सिस्टम की मल्टीपल लेयर्स पर, डिफरेंट लेयर्स पर वर्चुअलाइजेशन की जाती है तो हम ये लेवल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ISA लेवल, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये काम आता है पुराने मशीन प्रोग्राम्स को नई मशीन पर चलाने के लिए, और इन प्रोग्राम्स को नई मशीन के लिहाज से कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है। देन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, सबसे कॉमन वर्चुअलाइजेशन लेवल है। फिजिकल मशीन का हार्डवेयर उस पे होस्ट की जाने वाली वर्चुअल मशीन्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, शेयर किया जाता है। यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए बीच में हाइपरवाइजर होता है जो मिडिल लेयर की तरह काम करता है। फिजिकल मशीन का CPU, रैम, डिस्क वर्चुअल मशीन के लिए वर्चुअलाइज करता है। वर्चुअल मशीन्स को ऐसा ही लगता है कि उनका अपना हार्डवेयर है। दैन इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पर लाया जा सकता है। फिजिकल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होस्ट होता है, जिस पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यानी मल्टीपल कंटेनर्स को होस्ट किया जा रहा होता है, और ये एक एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को जो इस पर होस्ट की जा रही होती है उनको शेयर्ड रिसोर्सेज देता है, लेकिन हर वर्चुअल मशीन प्राइवेट होती है एक दूसरे से और एक दूसरे को नहीं देख सकती, दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकती। दैन इट इज़ लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल, कुछ स्पेशल APIs के ज़रिए वर्चुअल मशीन्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो फिजिकल मशीन का हार्डवेयर यूज़ कर सकें, उसके फीचर्स यूज़ कर सकें। API स्टब्स और लाइक APIs का एक छोटा सा कोड यूज़र से रिक्वेस्ट लेके उसको आगे फॉरवर्ड करता है। VCUDA ये एक फ्रेमवर्क होता है, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, GPU पर हैवी कैलकुलेशंस रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर फीचर्स हमें लाइब्रेरी लेवल पे मिलते हैं। दैन इट इज़ एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन में जो एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं वो अपने आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रन हो रही होती हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है जावा वर्चुअल मशीन। बजाय इसके कि आप स्पेसिफिकली विंडोज़ और मैक के लिए अलग अलग कोड लिखें, जावा वर्चुअल मशीन के लिए कोड लिखते हैं और ये JVM उसको ट्रांसलेट कर देता है आपकी ऐप को, आपके कोड को। वो डिवाइस जिस पे जावा इंस्टॉल्ड होगा वो उसको रन कर सकता है। वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर्स देखते हैं। हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, जिसको बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। हाइपरवाइजर डायरेक्टली सिस्टम के फिजिकल हार्डवेयर पे कनेक्टेड होता है। इस हार्डवेयर और हाइपरवाइजर के बीच में कोई होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ये हार्डवेयर होता है, फिर ये हाइपरवाइजर होता है और फिर वर्चुअल मशीन्स होती हैं। तो इन दोनों के बीच में ये हाइपरवाइजर होता है और इस हाइपरवाइजर का हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। हाइपरवाइजर की एग्जांपल दी हुई है आपको ज़ेन और VMware। दैन फुल वर्चुअलाइजेशन में जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी इस फिजिकल मशीन पर जो गेस्ट वर्चुअल मशीन्स रन की जा रही होती हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि वो किसी फिजिकल सिस्टम पे नहीं बल्कि किसी वर्चुअल सिस्टम पर रन की जा रही है, कि वो वर्चुअल मशीन एक रियल मशीन की तरह ही एक्ट कर रही होती है। एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता होता है कि वो वर्चुअलाइज्ड है, में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है, अपडेट किया जाता है ताकि वो डायरेक्टली हाइपरवाइजर के साथ कम्युनिकेट कर सके। यानी बजाय इसके कि वो हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, बीच में हाइपरवाइजर से ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट करता है और फिर उसकी रिक्वेस्ट हाइपरवाइजर आगे हार्डवेयर तक फॉरवर्ड करता है। दूसरी वर्चुअलाइजेशन में जो हाइपरवाइजर होता है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी फिजिकल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहा होता है, या इसके कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में मौजूद हो। ये परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है लेकिन सेटअप करना आसान होता है। मोनोलिथिक वर्चुअलाइजेशन में हाइपरवाइजर्स के अंदर डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर की तरह होते हैं, आपके वर्चुअल सर्वर्स को फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो कर्नल वर्चुअलाइजेशन में ये ड्राइवर्स हर वर्चुअल मशीन के अंदर होते हैं। मोनोलिथिक में हाइपरवाइजर के अंदर होते हैं, माइक्रो कर्नल में हर वर्चुअल मशीन के अंदर ये ड्राइवर्स होते हैं। हमें पता है कि CPU आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। इंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर मोड में दी जा रही होती है, रन कर रही होती हैं। ऐसा पॉसिबल है कि इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन अगर गलत तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए तो वो पूरा सिस्टम क्रैश कर दे। इस वजह से CPU के 2 मोड्स होते हैं, हाइपरवाइजर मोड जिसको प्रिविलेज्ड भी कहा जाता है, में क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हाइपरवाइजर रन करती हैं। दूसरा यूज़र मोड या नॉन प्रिविलेज मोड, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो अगर गलत तरीके से भी एग्जीक्यूट हो जाए तो उससे सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये ज़्यादातर एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं। वर्चुअलाइजेशन में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे की जाती है? जैसे एक रिले रेस होती है, आपने देखा होगा। मेंबर हाथ में स्टिक लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भागता है, फिर वो स्टिक दूसरे मेंबर को पास करता है, फिर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भागता है, फिर वो तीसरे मेंबर को वो स्टिक पास करता है, वो तीसरा मेंबर एक फिनिश लाइन तक जाता है और वो गेम जीत जाते हैं। बेसिकली इन तीनों मेंबर्स के बीच में ये स्टिक पास की जा रही होती है। इसी तरह वर्चुअलाइजेशन मेमोरी मैनेजमेंट भी काम करती है। यहाँ पर एक पीस ऑफ मेमोरी को 2 डिफरेंट ट्रांसलेटर्स के थ्रू पास किया जाता है एक-एक करके। कि वर्चुअल मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि वो वर्चुअलाइज्ड है, तो वो ऐसे ही एक्ट करता है कि वो उसका अपना कंप्यूटर है। वो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए वर्चुअल एड्रेसेस असाइन करता है। बाद में इस एड्रेस को, वर्चुअल एड्रेस को एक्चुअल हार्डवेयर के फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर फिजिकल एड्रेसेस जब हाइपरवाइजर के पास पहुंचती हैं, वो इनको और मशीन एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। फिजिकल सर्वर के एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट
एक हार्डवेयर चिप होती है जो ट्रांसलेटर की तरह काम करती है, और टीएलबी ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर। एमएमयू के अंदर एक सुपर फास्ट मेमोरी कैशे होता है। एमयू जो एड्रेसेस ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि ये टीएलबी उनको बार बार रैट से देखे, ये रीसेंट ट्रांसलेशंस को याद रखता है, सेफ रखता है, ताकि कंप्यूटर इंस्टेंटली फॉरन डेटा फेच कर सके। इनपुट आउटपुट में फुल डिवाइस सिमुलेशन का मतलब होता है हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन के लिए किसी भी स्टैंडर्ड डिवाइस का एक फेक वर्जन बनाता है। वर्चुअल मशीन को ऐसे ही लगता है कि ये रियल हार्डवेयर है। वर्चुअलाइजेशन यानी हमने ड्राइवर्स ऊपर पढ़े अभी कि वर्चुअल मशीन के फ्रंट एंड ड्राइवर्स होते हैं जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो हाइपरवाइजर के बैक एंड ड्राइवर को स्ट्रक्चर्ड और साफ सुथरे नीट मैसेजेस भेजते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यही मैसेजेस फिजिकल डिवाइस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इनपुट आउटपुट मतलब इसमें हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन को फिजिकल हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस दे देता है। इन वर्चुअल क्लस्टर एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वर्चुअल मशीन्स इसमें कनेक्टेड होती हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, इसको इंटरकनेक्टेड कहते हैं। वर्चुअल मशीन्स मल्टीपल फिजिकल हार्डवेयर पर होस्ट की जा रही होती हैं। रिसोर्सेज को इस क्लस्टर के अंदर डायनेमिकली स्केल अप या स्केल डाउन किया जा सकता है। अगर कोई फिजिकल सर्वर फेल हो जाता है तो वो होस्ट अपनी वर्चुअल मशीन्स को कर रहा होता है, वो वर्चुअल मशीन्स फेल होती हैं, बाकी सारी वर्चुअल मशीन्स उस क्लस्टर में जो मौजूद होती हैं वो कोलैप्स नहीं होती। ये सिर्फ वो फेल होने वाले फिजिकल सर्वर पर जितनी वर्चुअल मशीन्स होती हैं सिर्फ वो कोलैप्स होती हैं। वर्चुअल मशीन बार बार स्क्रैच से बिल्ड करने की बजाय टेम्पलेट यूज़ की जाती है। वो तमाम पहले से प्री कॉन्फ़िगरेशंस की जाती हैं कि बार बार किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए सेम सेटिंग्स ना करनी पड़े। वर्चुअल मशीन्स को माइग्रेट भी किया जाता है फ्रॉम वन फिजिकल सर्वर टू अनदर, किसी भी रीज़न के तहत माइग्रेशन की जा सकती है। माइग्रेशन का मतलब होता है मूव करना। ओल्ड माइग्रेशन में वर्चुअल मशीन को ट्रांसफ़र करने से पहले, शिफ्ट करने से पहले उसको पावर ऑफ कर दिया जाता है। वार्म माइग्रेशन में सस्पेंड कर दिया जाता है वर्चुअल मशीन को, यानी टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए पॉज कर दिया जाता है। लाइव माइग्रेशन में वर्चुअल मशीन्स ऑन होती हैं, वर्क कर रही होती हैं और इसी स्टेट में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे सिस्टम ज़ीरो टाइम में नहीं जाता, सर्विस अनअवेलेबल नहीं होती। ये वर्चुअल मशीन माइग्रेट करते वक्त वर्चुअल मशीन का डेटा कॉपी करने के लिए कॉपी नहीं की जाती बल्कि शेयर्ड नेटवर्क स्टोरेज यूज़ की जाती है। तो सर्वर्स पे लोड बैलेंस करने के लिए माइग्रेशन की जाती है। सर्वर के फेल होने की सूरत में दूसरे सर्वर पर शिफ्ट किया जाता है। जब रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं सिचुएशन में भी वर्चुअल मशीन्स दूसरे सर्वर्स पर ट्रांसफ़र की जाती हैं। सर्वर कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जितने भी फालतू फिजिकल सर्वर्स हैं को ख़त्म करने के लिए तमाम वर्चुअल मशीन्स से सर्वर पर शिफ्ट कर दी जाएँ जिन पर वर्कलोड कम है, ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। एंड डेटा सेंटर ऑटोमेशन में क्या होता है, मिलियंस की तादाद में यूज़र्स को एक साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दिए जा रहे होते हैं डायनेमिकली, यानी ऑटोमेटिकली। ओनर जो ये दे रहा होता है सर्विसेज, उनका अल्टीमेट गोल होता है कि उनके रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस अच्छी हो, क्वालिटी सर्विस की अच्छी हो, उनके रिसोर्सेज अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर इस्तेमाल हो ताकि कोई रिसोर्स की कैपेसिटी वेस्ट ना जाए। मल्टीपल यूजर्स में रिसोर्सेज शेयर किए जाएँ ताकि कॉस्ट भी सेव की जा सके। सर्वर कंसोलिडेशन हमने ऊपर पढ़ा ये कॉन्सेप्ट। इन फिजिकल सर्वर्स पर दो वर्चुअल मशीन्स होस्ट की जा रही हैं। एक वर्चुअल मशीन की फिजिकल सर्वर को बंद करके वो दो वर्चुअल मशीन बाकी दोनों फिजिकल सर्वर्स पर एक डिवाइड कर दी जाए। इस तरह तीन फिजिकल सर्वर की जगह अब दो फिजिकल सर्वर्स हैं जिन पर तीन वर्चुअल मशीन्स रन की जा रही हैं। सर्वर कंसोलिडेशन कहलाती है, जिसमें हम सर्वर्स को फालतू होते हैं उनको बंद करते हैं ताकि रिसोर्सेज बचा सकें। नाउ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फिजिकल एनआईसीज के साथ, यानी फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ एक वर्चुअल स्विच के जरिए कनेक्टेड होते हैं एक हाइपरवाइजर के अंदर। की वजह से वर्चुअल मशीन्स आपस में फिजिकल नेटवर्क हार्डवेयर शेयर करती हैं। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एक बड़े फिजिकल नेटवर्क को लेकर उसको छोटे छोटे मल्टीपल इनविजिबल नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर देता है। एन वीपीएन टनलिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करके पब्लिक नेटवर्क के अंदर के प्राइवेट डेटा को इनक्रिप्ट करके नेटवर्क सेंड करते हैं। तक हम पूरा पढ़े जा रहे हैं वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है, कितनी तरह की होती है, ये क्यों की जाती है। रिसोर्स शेयर करने के लिए, यूज़र्स को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए, यानी सेपरेट करने के लिए, और सेग्रीगेट यानी तमाम रिसोर्सेज एक जगह जमा करने के लिए ताकि कोई रिसोर्स वेस्ट ना हो। उसकी डिमांड पर डायनेमिकली उनको रिसोर्सेज प्रोविजन यानी एलोकेट करने के लिए, अपने लिए मैनेजमेंट ईजी बनाने के लिए, क्योंकि जब तमाम रिसोर्सेज एक जगह कंबाइन होंगे तो उनको मैनेज करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू अगर तमाम रिसोर्सेज अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग जगह होंगे। लेट्स मूव ऑन टू लेसन 9 विच इज़ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड के यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं जो हमने नेक्स्ट डेफिनेशन में भी पढ़े थे। फर्स्ट इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। क्लाउड प्रोवाइडर से आप कोई रिसोर्स डिमांड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको एलोकेट कर दिया जाता है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती, बल्कि क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए आपको एलोकेट किया जा रहा होता है। देन ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह आप किसी भी डिवाइस से इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस डिवाइस हो, और आप दुनिया में कहीं भी हो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। रिसोर्स पूलिंग, तमाम फिजिकल वर्चुअल रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर्स के बीच में साइमल्टेनियसली यानी एक साथ शेयर किया जा रहा होता है।
रैपिड इलास्टिसिटी मतलब एज अ क्लाउड कंज्यूमर आपके लिए तमाम रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर आपकी डिमांड के मुताबिक रिसोर्सेज को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मेजर सर्विस मतलब आप जो क्लाउड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं उनकी यूजेज मेजर की जा रही होती है और उन बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है। हम की टर्म्स देखते हैं जो ऑल ओवर द चैप्टर, ऑल ओवर द कोर्स हम बार बार रिपीट करेंगे। आईटी रिसोर्सेज मतलब वो फिजिकल या वर्चुअल रिसोर्सेज जिनको हम कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर वगैरह। प्रेमिसेस का मतलब होता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और खुद रिसोर्सेज होस्ट करती है, इसको ऑन प्रेमिसेस सेटअप कहते हैं। इसका अपोजिट होता है क्लाउड होस्टेड, जहाँ क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज ली जा रही होती है और खुद पूरा सेटअप नहीं बनाते। क्लाउड प्रोवाइडर वो पार्टी होती है जो आपको क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्सेज दे रही होती है और आप क्लाउड कंज्यूमर होते हैं जो ये रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। क्लाउड सर्विस यानी हर वो आईटी रिसोर्स या फिर कोई सर्विस जो क्लाउड प्रोवाइडर आपको दे रहा होता है, जिसके बदले आप उसे सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हैं, रेंट पे कर रहे होते हैं और आप रिमोटली इंटरनेट के ज़रिए इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। देन 2 तरह की स्केलिंग होती है, यानी आपकी डिमांड के मुताबिक रिसोर्सेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का जो प्रोसेस होता है, उसको स्केलिंग कहते हैं। 2 तरह की स्केलिंग होती है, स्केलिंग हॉरिज़ॉन्टल। हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग में रिसोर्सेज को बढ़ा दिए जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ा दी जाती है। अगर डिमांड फॉर एग्ज़ाम्पल बढ़ गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक की जगह 4 वर्चुअल मशीन्स ऐड कर लें, तमाम वर्चुअल मशीन सेम होंगी, उनके फीचर्स सेम होंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में कमोडिटी हार्डवेयर यानी चीप हार्डवेयर यूज़ किया जाता है और उनको स्केल करना बहुत आसान होता है क्योंकि इंस्टेंटली आपको लोकेट कर दी जाती हैं। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, बजाय इसके कि आप रिसोर्सेज की तादाद बढ़ाएं, आप ऑलरेडी जो रिसोर्स मौजूद है उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, प्रोसेसिंग पावर बढ़ा देते हैं। ये इंक्रीज़ करने में या डिक्रीज़ करने में डाउन टाइम में जाती है, आपकी सर्विस थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल हो जाती है, लेकिन ये लिमिटेड भी होती है क्योंकि आप किसी भी सोर्स की कैपेसिटी एक हद तक बढ़ा सकते हैं। मल्टी टेनेंसी का मतलब होता है किसी आईटी रिसोर्स को मल्टीपल यूजर्स एक साथ शेयर कर रहे होते हैं आपस में, बट स्टिल वो एक दूसरे से आइसोलेटेड रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनका डेटा आइसोलेटेड रहता है। सिंगल टेनेंट का मतलब है हर यूज़र के लिए अलग सोर्स एलोकेट किया जाए। मल्टी टेनेंट मतलब सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल यूजर्स के बीच में शेयर किया जाए। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग मतलब इसमें यूजर्स के बीच में फिजिकल और वर्चुअल दोनों रिसोर्सेज शेयर की जाती हैं। देन रेजिलेंसी, रेजिलेंसी वो एबिलिटी होती है कोई आईटी रिसोर्स किसी फेलियर से रिकवर करता है तो रिडंडेंट आईटी रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज बैकअप में रखे होते हैं उनके ज़रिए, और ये रिडंडेंट रिसोर्सेज डिफरेंट लोकेशंस पर भी हो सकते हैं। जैसे अगर प्राइमरी वर्चुअल मशीन फेल हो जाती है, जो बैकअप में वर्चुअल मशीन रखी थी वो फॉरेन से टेक ओवर कर लेती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेसन 10 विच इज़ बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहला क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें क्योंकि आप तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सब चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर से रेंट पे ले रहे होते हैं, तो आपकी कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। अगर आप यही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाते तो इन सब चीज़ों के पैसे लगते, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं क्लाउड यूज़ करके। क्लाउड में बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स होती हैं, रिसोर्सेज को, सर्विसेज को मैनेज कर रहे होते हैं, यूज़र्स को मैनेज कर रहे होते हैं, खुद ही मेंटेन कर रहे होती हैं। जो बिलिंग प्रोसेसेस होती हैं वो सब ऑटोमेटेड होते हैं, डायनेमिक होती हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यही तमाम काम करने के लिए अगर आप स्टाफ हायर करते तो उनको सैलरी देनी पड़ती, तो ये पैसे बच जाते हैं। देन पे एज यू गो मॉडल, यानी आप जितना रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे पहले आप इस्तेमाल करें और फिर उनको मेजर करके उस बेसिस पर आपको चार्ज किया जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए जब आप कोई क्लाउड रिसोर्स रेंट करते हैं तो आप पे एज यू गो मॉडल के ज़रिए पे कर रहे होते हैं। ये जो स्केलिंग का प्रोसेस होता है ये कस्टमर्स के लिए नहीं होता, उनको नहीं पता होता इस चीज़ का। एज अ यूज़र के लिए क्लाउड रिसोर्सेज हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है आपकी डिमांड के मुताबिक इन रिसोर्सेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा होता है, स्केल कर रहा होता है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता होती। फाइन ग्रेन्ड स्केलिंग का मतलब है कि क्लाउड में बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए रिसोर्सेज को ओवर या अंडर प्रोविजन होने से बचाया जाता है। यानी कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, किसी पे वर्कलोड ना पड़े, और ऐसा भी ना हो कि कोई रिसोर्स वेस्ट जा रहा है, तो ये ओवर प्रोविजनिंग, अंडर प्रोविजनिंग कहलाती है। लेकिन क्लाउड में लोड को बैलेंस कर दिया जाता है अक्रॉस ऑल द रिसोर्सेज, इसलिए ये प्रोविजनिंग ओवर या अंडर प्रोविजनिंग नहीं होती है, अवॉइड की जाती है। दैन इंक्रीज स्केलेबिलिटी, ये जो स्केलेबिलिटी का फैक्टर होता है ये डायनेमिक होता है यानी ऑटोमेटिक होता है, किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की, मैनुअल एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा ये इंस्टेंट होता है, यानी जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हैं फ़ौरन आपकी रिक्वेस्ट पर रिसोर्सेज ऐड कर दिए जाते हैं या डिक्रीज़ कर दिए जाते हैं। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है बहुत बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है, जो हर सर्वर को एलोकेट किया जाता है ताकि किसी फेलियर की सूरत में पूरा सिस्टम क्रैश ना करे, सिर्फ उस फेल्ड रिसोर्स को रिप्लेस कर दिया जाए। रिडंडेंसी का मतलब होता है बैकअप में रिसोर्सेज रखना ताकि अगेन किसी फेलियर की सूरत में फ़ौरन शिफ्ट कर दिया जाए ट्रैफिक को बैकअप रिसोर्स की सूरत में। ये दोनों चीज़ें की जाती हैं अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए। एसएलए गारंटीज़ आपको दी जाती हैं एसएलए डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है।
इसमें क्लाउड प्रोवाइडर कंज्यूमर को अपनी सर्विसेज की गारंटीज देता है। ये जो तरीके यूज़ किए जाते हैं अपनी सर्विस को अवेलेबल और रिलायबल बनाने के लिए, इसकी वजह से एक फेलियर के बाद सिस्टम का उससे रिकवर करने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज लेसन 11, रिस्क एंड चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है आपके सिस्टम में मौजूद कोई कमी, कोई वीकनेस, कोई ऐसा सिक्योरिटी गैप जिसका अटैकर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। आप क्लाउड पर अपना डेटा मूव कर रहे होते हैं तो आपके डेटा की वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इशूज़ होते हैं। आप रिमोटली अपना डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं क्लाउड के ऊपर, और वो रिसोर्सेज तो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आप अकेले नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, आपके अलावा बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स सेम रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं आपस में। प्रोवाइडर के पास प्रिविलेज्ड एक्सेस होते हैं, यानी क्लाउड पर आपका डेटा डालने के बाद डेटा के साथ क्या होता है आपको नहीं पता। तो जैसे ट्रस्ट इशूज़ होते हैं। देन रिड्यूस गवर्नेंस कंट्रोल, कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है और आप सिर्फ एक छोटी सब्सक्रिप्शन पे करके वो रिसोर्सेज रेंट कर रहे होते हैं, इसलिए तमाम मेजर कंट्रोल और इन सब चीज़ों को मैनेज करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपके पास एज अ कंज्यूमर बहुत ही कम कंट्रोल होता है। अगर कोई अनरिलायबल प्रोवाइडर होगा जो एसएलए एग्रीमेंट्स को वायलेट करेगा, रूल्स को तोड़ेगा, जो चीज़ें एसएलए में प्रॉमिस की गई होंगी उनको पूरा नहीं करेगा, इस वजह से भी आप एज अ कंज्यूमर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे क्लाउड प्रोवाइडर पर। देन लिमिटेड पोर्टेबिलिटी, हर क्लाउड प्रोवाइडर के अपने अलग सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड्स होती हैं, जो दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से अलग हो सकते हैं। इसलिए आपका डेटा अगर आप एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर शिफ्ट करना चाहें, मूव करना चाहें, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉस्टली पड़ सकता है। जो कस्टम बिल्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जो किसी स्पेसिफिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनी होती हैं, उनको ईज़िली मूव नहीं किया जा सकता। पोर्टेबिलिटी का यही मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की एबिलिटी। देन मल्टी रीजनल लीगल इश्यूज़, हर कंट्री की अपनी लीगल पॉलिसीज़ होती हैं, सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। अक्सर जो एडवांस कंट्रीज़ होती हैं, अपने यूज़र्स का डेटा अपने ही मुल्क में रखती हैं, किसी और मुल्क में मौजूद डेटा सेंटर में शिफ्ट नहीं करने देती। अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा यूएसए में मौजूद किसी डेटा सेंटर में सेव्ड है, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपके बगैर परमिशन के उसको एक्सेस कर सकती है। देन लेट्स मूव ऑन टू लेसन 12, रोल्स एंड बाउंड्रीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड प्रोवाइडर होता है, आपको सर्विसेज दे रहा होता है, वो तमाम आईटी रिसोर्सेज को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, ओन करता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो जो प्रोमिस किए होते हैं उसको पूरा करना प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम और आप क्लाउड कंज्यूमर्स होते हैं, ये एसएलए एग्रीमेंट साइन करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर के साथ और क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से दी जाने वाली सर्विसेज यूज़ करते हैं, इनको हम अपने ब्राउज़र के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर रहे होते हैं। देन क्लाउड सर्विस ओनर, ये क्लाउड प्रोवाइडर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है। अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर से रिसोर्सेज रेंट पे ले रहे हैं और उन रिसोर्सेज पर दूसरे यूज़र्स को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कहलाएंगे क्लाउड सर्विस ओनर। और अगर क्लाउड प्रोवाइडर अपने खुद के रिसोर्सेज पर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस ओनर कहलाएगा। देन क्लाउड रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, यानी वो पार्टी जिसके पास इन सर्विसेज की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। ये क्लाउड कंज्यूमर भी हो सकता है, क्लाउड प्रोवाइडर भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिन सर्विसेज को मैनेज और कंट्रोल करे। देन क्लाउड ऑडिटर, कोई ऐसी थर्ड पार्टी होती है जो क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज के लिए सिक्योरिटी, प्राइवेसी और उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करती है, एक अनबायस्ड असेसमेंट करती है। अनबायस्ड मतलब ना वो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ होती है, ना वो क्लाउड कंज्यूमर की तरफ होती है, इस वजह से बीच में एक जस्टिफाइड टेस्ट करती है। देन क्लाउड ब्रोकर, प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक मिडल मैन की तरह होता है, वो कंज्यूमर्स को अपनी नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर ढूंढने में हेल्प करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है जो आपको घर ढूंढने में हेल्प करता है। दैन इट इज़ क्लाउड कैरियर, कंज्यूमर्स और प्रोवाइडर्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, यूजुअली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर मौजूद तमाम आईटी एसेट्स कोई प्रोवाइडर या कंज्यूमर मैनेज करता है। दैन ट्रस्ट बाउंड्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड कंज्यूमर बन जाती है, यानी किसी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज लेती है, वो अपने क्लाउड रिसोर्सेज को एक हद तक मैनेज कर सकती है, अपने स्टैंडर्ड्स और सिक्योरिटी पॉलिसीज लगा सकती हैं, और ये जो बाउंड्री होती है ट्रस्ट बाउंड्री कहलाती है। नेक्स्ट इज लेक्चर 13, क्लाउड सर्विस मॉडल्स। इन क्लाउड सर्विस मॉडल्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको क्लाउड पर होस्ट किया जाता है क्लाउड प्रोवाइडर के जरिए और आप अपने ब्राउजर पर इंटरनेट के जरिए उसे एक्सेस करते हैं। एज अ कस्टमर आप डायरेक्टली सर्विस को सिर्फ यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा कंट्रोल आपके पास नहीं होता। SaaS सॉफ्टवेयर में आपको कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक दफ़ा आप SaaS एप्लीकेशन का एक्सेस ले लेते हैं तो आप फिर उसको मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं। सेंट्रलाइज़ मैनेजमेंट होती है जो क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा होता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी पर प्लेटफॉर्म से आप सेम सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अगर कोई SaaS एप्लीकेशन पे अपना डेटा स्टोर करें तो वो क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पर स्टोर हो रहा होता है, ऑफ प्रेमिसेस स्टोर हो रहा होता है, तो इसलिए सिक्योरिटी रिस्क होता है। अगर क्लाउड प्रोवाइडर अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ नहीं यूज़ करेगा तो आपका डेटा रिस्क होता है, क्योंकि क्लाउड इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए SaaS एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए नेटवर्क इंटरनेट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी सेफ ब्राउज़र से इन एक्सेस
सर्विसेज को एक्सेस नहीं करें कि ब्राउज़र में कोई वल्नरेबिलिटीज़ हैं। वैसे ब्राउज़र से सहज एप्लीकेशन एक्सेस करने पर उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। पोर्टेबिलिटी इशूज़ मतलब अगर आप क्लाउड प्रोवाइडर चेंज करते हैं तो अपने डेटा को मूव करना दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनमें डेटा मुसलसल अपडेट होता रहता है, उसके लिए SaaS एप्लीकेशन सूटेबल नहीं होती क्योंकि ये इंटरनेट पर बेस्ड करी होती है। तो इंटरनेट अगर फास्ट नहीं होगा तो रियल टाइम डेटा अपडेट होने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाए जाते SaaS एप्लीकेशंस पर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कंज्यूमर का डेटा स्टोर करना पड़ता है, वो भी SaaS एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होते। और बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स जिनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडल किया जा रहा होता है, वो भी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में सूटेबल नहीं होते। इनमें जो बिलिंग की जा रही होती है, वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा यूज़र सर्विसेज़ को एक्सेस कर रहे हैं, कितनी देर के लिए एक्सेस कर रहे हैं, हर यूज़र कितना डेटा स्टोर कर रहा है, नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो रही है, यूज़र्स की कितनी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इन बेसिस पर चार्ज किया जाता है। SaaS की एग्जांपल्स है सेल्सफोर्स जो कि एक CRM सॉफ्टवेयर है, टेलियो जो कि HRM सॉफ्टवेयर है, ADP जो कि एक पेरोल सॉफ्टवेयर है और MS ऑफिस। एंड प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस ये यूजुअली डेवलपर्स यूज़ करते हैं। उनको एक प्री कॉन्फ़िगर्ड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें वो अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। एक कंप्लीट वेबसाइट या एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए होते हैं, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है। इसमें एज़ अ कंज्यूमर 50-50 कंट्रोल होता है। बेसिक एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर आपको देता है एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने काम की नीड के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम्स आप खुद इंस्टॉल करते हैं। बेनिफिट्स क्या-क्या है इसके? लोअर TCO मतलब कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से दिया जा रहा होता है, तो इसलिए आपकी इनिशियल कॉस्ट नहीं लगती। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्लाउड प्रोवाइडर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। क्योंकि आपको एक रेडीमेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, इस वजह से आपकी डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और आप अपने रिसोर्सेज को अपनी डिमांड के मुताबिक स्केल कर सकते हैं अप या डाउन। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि आप अपना पूरा कोड ऑफ साइट क्लाउड प्रोवाइडर के सिस्टम्स पर स्टोर कर रहे होते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी आपके हाथ में नहीं होती। अगर कोई क्लाउड प्रोवाइडर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से आप अपने कोड को एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर सकते। ये पोर्टेबिलिटी इश्यूज़ होते हैं। लेगेसी एप्लीकेशंस होती हैं, ये बहुत पुराने-पुराने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका कोड पुराना होता है, एडवांस नहीं होता। ऐसे लेगेसी एप्लीकेशंस के साथ प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस को इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें भी जो बिलिंग की जाती है, वो यूज़र्स पे डिपेंड करता है कि कितने यूज़र सर्विसेज़ को एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यूज़र कितना ज़्यादा रिसोर्सेज़ कंज़्यूम कर रहा है और कितना ज़्यादा टाइम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, इन बेसिस पर चार्ज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसकी गूगल ऐप इंजन, Force.com, ओपनशिफ्ट, विंडोज़ एज़ोर। एंड लास्ट मॉडल इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। इसमें प्रोवाइडर की तरफ से आपको सिर्फ बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके पास होता है इसमें एज़ अ यूज़र, और क्लाउड प्रोवाइडर के पास बहुत ही मिनिमल कंट्रोल होता है। बेनिफिट्स इसके ये हैं क्योंकि हर चीज़ आप खुद मैनेज कर रहे होते हैं, तो सिस्टम पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई पुराने लेगेसी एप्लीकेशंस हैं, तो आप उनको इस पर ईज़िली शिफ्ट कर सकते हैं। पूरा कोड रीराइट करने की, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं? क्योंकि मल्टीपल वर्चुअल मशीन सेम फिजिकल हार्डवेयर यूज़ कर रही होती हैं, वो मल्टीपल यूज़र्स में से अगर कोई मैलिशियस यूज़र होगा, वो सिक्योरिटी गैप्स का फ़ायदा उठा के आपके वर्चुअल मशीन पर अटैक कर सकते हैं। अगर कोई लेगेसी सॉफ्टवेयर, लेगेसी एप्लीकेशन आप ट्रांसफ़र करें अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस पर और उसमें पुराना कोड होने की वजह से कोई वल्नरेबिलिटीज़ या कोई सिक्योरिटी गैप्स हैं, उससे आपके इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फ़र्क पड़ेगा। कि आपका डेटा क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर स्टोर हो रहा होता है, जब आप अपनी कोई फ़ाइल या डेटा डिलीट करते हैं, तो आप ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि वो क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर से भी परमानेंटली डिलीट हो गया है या नहीं। आपको चार्ज किया जा रहा होता है बेस्ड ऑन आप कितनी CPU की प्रोसेसिंग पावर यूज़ करें, कितना GB डेटा स्टोर करें या पर आवर के हिसाब से आप कितनी ज़्यादा नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ करें। जब आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ हो रही होती है। ये सब मेजर किए जा रहे होते हैं, बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है। अमेज़न EC2, अमेज़न S3, विंडोज़ एज़ोर, IBM, HP, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस के एग्जांपल्स हैं। और फिर एज़ अ सर्विस में एज़ अ यूज़र आपके पास सबसे कम कंट्रोल होता है। आप सिर्फ अपने हिसाब से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कर सकते हैं और यूज़ करते हैं बस। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में एक लिमिटेड कंट्रोल होता है, बट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस से थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल होता है आपके पास एज़ अ यूज़र। वेयर एज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में फुल एडमिन कंट्रोल होता है आपके पास। आप इसको ऐसे स्टैक कर सकते हैं कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, देन प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, देन सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेसन 14 व्हिच इज़ डेटा स्टोरेज इन क्लाउड्स। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के ज़रिए स्टोरेज डिवाइसेस को डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है और डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। कप में स्टोरेज रखने के लिए ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क बेस्ट ऑप्शन होता है। देन नेटवर्क अटैच स्टोरेज, इसके एरेज कनेक्टेड होती हैं इसमें नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट होस्ट के साथ, यानी आपके डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। आज के टाइम पर एज अ यूज़र क्लाउड स्टोरेज इज़ लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्टोरेज है जिसको आप वर्चुअली एक्सेस कर रहे होते हैं।
इंटरनेट के ज़रिए अपने ब्राउज़र के ज़रिए। माउंटेड ड्राइव जैसे वन ड्राइव होती है माइक्रोसॉफ्ट की, आपको अपने लोकल पीसी पे अपना स्टोर्ड डेटा दिख रहा होता है, बट इन एक्चुअल वो क्लाउड पर स्टोर हो रहा होता है। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स जो क्लाउड स्टोरेज जैसे सर्विस देते हैं, वो दे आर कार्बोनाइट, पी क्लाउड, ड्रॉपबॉक्स, एलिफेंट ड्राइव। ड्रॉपबॉक्स आपने सुना होगा, बाकी ये 3 नाम अब इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। क्योंकि ये क्लाउड सर्विस है तो ये स्केलेबल होती है। ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो आप कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। दुनिया में मौजूद कभी भी आप अपने इस स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेज़ से एक्सेस कर सकते हैं, और ये रिलायबल होता है क्योंकि आपके डेटा को रेप्लिकेट करके, डुप्लिकेट करके डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर किया जाता है, ताकि अगर किसी एक जगह से डेटा जब आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो ना आ पाए किसी फेलियर की वजह से, तो दूसरी जगह से डेटा फैच हो जाए। डिसएडवांटेजेस ये हैं क्योंकि डेटा आप इंटरनेट के ज़रिए स्टोरेज से एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये स्टोरेज इंटरनेट नेटवर्क से स्लो होता है। क्योंकि डेटा क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर स्टोर कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क होते हैं इस वजह से। डेटा ऑर्फेन्स का मतलब होता है कि जो आपका डिलीटेड डेटा है वो स्टिल पॉसिबल है कि क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर मौजूद हो। और आपके डेटा को रिलायबल बनाने के लिए उसको बैकअप करके रखा जा रहा होता है डिफरेंट लोकेशंस पे। ये जो बैकअप है ये एक स्केड्यूल्ड टाइम पीरियड के बाद किया जा रहा होता है, जैसे डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली बेसिस पे, और ये टाइम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर डेटा बैकअप की सूरत में स्टोर हो रहा होता है और ट्रांसफर किया जा रहा होता है थ्रू द नेटवर्क ओवर द क्लाउड, तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, यानी अनरीडेबल फॉर्म में होता है। कि लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या है? कोई सेंसिटिव या क्रिटिकल डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो वो आप बेहतर ये कि लोकली स्टोर करें, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर पे उसको कौन-कौन एक्सेस कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, मिसयूज़ कर पा रहा है, आपको नहीं पता होता। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए अपना डेटा क्लाउड पर बैकअप की सूरत में स्टोर कर रहे होते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। दैन इट इज़ क्लाउड डेटाबेस एंड ब्लॉक स्टोरेज। क्लाउड डेटाबेस को भी आप क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशंस की तरह इंटरनेट के ज़रिए, ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस कर सकती हैं। इस तरह एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की जाती है। इसी तरह क्लाउड डेटाबेसेस को भी इंस्टॉल किया जाता है, प्रोविज़न किया जाता है। डेटाबेसेस एज़ अ सर्विस दिए जा रहे होते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर आपको क्लाउड डेटाबेसेस देते हैं जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं बदले में एक सब्सक्रिप्शन के, तो ये कहलाता है डीबीएएस, डेटाबेस एज़ अ सर्विस। एंड अगेन ये क्लाउड होने की वजह से स्केलेबल होता है। रिडंडेंसी की वजह से, यानी डेटा रेप्लिकेशन के फैक्टर की वजह से हाईली अवेलेबल होता है। डिसएडवांटेजेस भी वही हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ होती हैं, सिक्योरिटी का नहीं पता होता, प्राइवेसी रिस्क्स होती हैं। लोकल डेटाबेस से स्लो होता है बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ब्लॉक स्टोरेज में आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में बिट्स की फॉर्म में सीक्वेंस में स्टोर किया जा रहा होता है। जब आपको रॉ डेटा स्टोर करना होता है, तो किसी स्ट्रक्चर्ड फाइल सिस्टम में फिट नहीं होता, तब आप ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी अमेज़न ईबीएस। नेक्स्ट इज लेसन 15, मिसलेनियस सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आइडेंटिटी एज अ सर्विस। ये क्लाउड सर्विसेज को मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हर यूजर को ऑथेंटिकेट होना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, अकाउंट्स को मैनेज करना आइडेंटिटी एज अ सर्विस का काम होता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में है सिंगल साइन ऑन। सिर्फ एक जगह साइन इन करने से आपको बाकी तमाम सर्विसेज का एक्सेस मिल जाता है। आपको बार बार हर एप्लीकेशन में, हर सर्विस में लॉगिन नहीं करना पड़ता। पॉसिबल होता है ड्यू टू ऑथेंटिकेशन सर्वर। एक दफ़ा ऑथेंटिकेशन हो गई तो उसके बाद सर्वर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ ओपन आईडी। एक पॉपुलर टाइप है आइडेंटिटी एज अ सर्विस की। आपको एक अकाउंट दिया जाता है और उस एक अकाउंट से आप मल्टीपल वेबसाइट्स में एक्सेस कर सकती हैं। किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता। फॉर एग्जाम्पल आप एक गूगल अकाउंट बनाते हैं और उससे हर जगह ईमेल पासवर्ड डाल के कंटिन्यू विद गूगल करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ओपन आईडी की एग्जाम्पल है। कोलैबोरेशन सर्विसेज हैं आपकी क्लाउड में, जैसे कि वेब मेल, इसकी एग्जांपल है जीमेल वगैरह। इंस्टेंट मैसेजिंग यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर पे करते हैं। वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि स्काइप और ज़ूम में आप लाइव वॉइस ओवर या वीडियो कॉल्स कर रहे होते हैं। क्लाउड ने फैक्स सिस्टम्स और टेलीफोन्स को भी रिप्लेस कर दिया। के लिए भी क्लाउड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि गूगल वॉइस। क्लाउड फैक्स कैसे काम करते हैं? जैसे ट्रेडिशनल फैक्स मशीन में एक फैक्स नंबर होता था, ऐसे ही क्लाउड फैक्स में एक वर्चुअल फैक्स नंबर आपको दिया जाता है। आपको कोई फैक्स भेजना होता है तो आप वो वर्चुअल फैक्स नंबर यूज़ करते हैं। कोई चीज़ डिलीवर करनी होती है एज़ अ फैक्स, वो पीडीएफ फॉर्म में एक ईमेल के अंदर अटैच करके आप भेज सकते हैं। शेयर्ड फाइल एडिटिंग मतलब एक ग्रुप में 4 लोग हैं जो एक प्रोजेक्ट पे मिलके काम कर रही हैं। तो बंदा अपने-अपने घर से बैठ के एक सिंगल फाइल में काम कर रहा है। हर बंदा जो-जो अपडेट कर रहा है, जो चेंजेस कर रहा है, वो रियल टाइम में अपडेट होते जा रहे हैं और बाकी तमाम मेंबर्स को दिख रही हैं। ये कहलाता है शेयर्ड फाइल एडिटिंग। ड्रॉपबॉक्स, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड फाइल एडिटिंग को सपोर्ट करते हैं। एंड वर्चुअल मीटिंग्स में आपको वीडियो स्ट्रीमिंग का फीचर मिलता है, व्हाइट बोर्ड का फीचर मिलता है कि आप विजुअली चीज़ों को अच्छे से समझा सकें। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अपना डेस्कटॉप, अपना पीसी का स्क्रीन दिखा सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हैं। वेबिनार्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब आप 1000 से ज़्यादा एक मीटिंग में मेंबर्स रख सकते हैं जो अटेंड कर सकें इस मीटिंग को। सोशल मीडिया एंड वीडियो, जैसे कि फेसबुक सोशल मीडिया की एग्जांपल है। सेल्सफोर्स चैटर एक ऐसी सर्विस है जिसमें ऐसी टीम्स जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं, वो ग्रुप चैट की तरह इसे इस्तेमाल करती हैं। यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए
वीडियो शेयरिंग के लिए पॉपुलर है। नेक्स्ट इज लेक्चर 16 और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड। क्लाउड जिसमें तमाम आईटी रिसोर्सेज पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, जनरल पब्लिक के लिए, जिनको वो इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको इन रिसोर्सेज की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती कि एग्जैक्टली ये रिसोर्सेज कहाँ से कौन से सर्वर्स पर रन किए जा रहे हैं। मल्टी टेनेंसी का रिस्क होता है क्योंकि रिसोर्सेज यूजर्स के बीच में शेयर किए जा रहे होते हैं। इसी शेयर्ड रिसोर्सेज की वजह से अगर किसी दूसरे राइवल यूजर पास अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, वर्कलोड आ जाता है और बहुत ज़्यादा सर्वर पावर यूज़ कर रहा है, उससे आपके सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो हो सकती है। पब्लिक क्लाउड में एज ए यूज़र आपके पास क्लैरिटी नहीं होती कि क्लाउड प्रोवाइडर कौन-कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ यूज़ करता है, स्टैंडर्ड्स यूज़ करता है, बैकएंड की सारी चीज़ें एज अ यूज़र आपसे हिडन होती हैं। तो क्लाउड क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए होता है, इस वजह से एसएलए एग्रीमेंट्स में बहुत लिमिटेड कंट्रोल्स, लिमिटेड प्रोमिसेस प्रोवाइडर अपने पास रखता है। कि जितनी गारंटीज़ एक प्राइवेट क्लाउड में दी जाती है, उतनी पब्लिक क्लाउड में नहीं दी जाती। जो रिसोर्सेज़ में स्केलेबिलिटी भी हो रही होती है, वो बैकएंड पे हो रही होती है क्योंकि यूज़र्स को नहीं पता होता, तो यूज़र्स के लिए रिसोर्सेज़ हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट क्लाउड। ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है सिर्फ, और कोई और बाहर का बंदा उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ये ऑन साइट भी हो सकता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद बना सकती है, और आउटसोर्स भी किया जा सकता है, किसी दूसरे प्रोवाइडर से भी एज अ सर्विस प्राइवेट क्लाउड लिया जा सकता है। अगर ऑन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरी ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, यानी आप खुद से स्केल नहीं कर सकते रिसोर्सेज। अगर डिमांड ज़्यादा होने पे आप रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ा लेती हैं, तो जब डिमांड कम होगी तो वो रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे, उनकी प्रोसेसिंग पावर, कैपेसिटी, स्टोरेज वेस्ट जाएगी। लेकिन अगर आप यही आउटसोर्स करते हैं, किसी प्रोवाइडर से सर्विसेज लेते हैं प्राइवेट क्लाउड की, तो क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत कम होगी, सिर्फ सब्सक्रिप्शन रेंट की सूरत में आपको पे करना पड़ेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, स्केलेबिलिटी मिलेगी। एसएलए डॉक्यूमेंट में आप नेगोशिएशंस कर सकते हैं क्लाउड प्रोवाइडर के साथ। नहीं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसमें आप नेगोशिएशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेगोशिएशन का मतलब होता है बार्गेनिंग करना। वो लोग आपस में कम ज़्यादा करके समझौता करके कोई चीज़ डिसाइड करें तो उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। प्राइवेट क्लाउड में जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकली जो मौजूद होते हैं यूज़र्स, वो लोकल नेटवर्क के ज़रिए इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, और जो रिमोट यूज़र्स होते हैं वो वीपीएन्स के ज़रिए एक्सेस कर रहे होते हैं। एंड कम्युनिटी क्लाउड ऐसी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं जिनका मकसद सेम होता है। जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई हेल्थ रिसर्च सेंटर है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है। इन तीनों का मकसद सेम है, तो ये तीनों आपस में मिलके क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड बना सकती हैं। नाउ इन तीनों नंबर्स में से किसी एक को सर्विसेज देना ज़रूरी होता है, यानी बेसिक क्लाउड सर्विसेज। क्योंकि एक ही सिंगल क्लाउड को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेस कर रही होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी पैरामीटर्स रखी जाती हैं, प्राइवेसी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, बैकअप करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसे एन्क्रिप्ट किया जाता है, अनरीडेबल फॉर्म में स्क्रैम्बल किया जाता है कि अगर कोई बीच में अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर भी पाता है इसको, तो भी वो पढ़ ना पाए और ये डेटा उसके लिए यूज़लेस हो। नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्लाउड बर्स्टिंग का मतलब होता है जब कोई एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल प्राइवेट क्लाउड पर रन की जा रही है, ऑन प्रेमिसेस जैसे सेंटर में रन की जा रही है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे वो एक्सटेंड करे, प्राइवेट क्लाउड से पब्लिक क्लाउड पर मूव करे, डिमांड के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पे। जो टेम्परेरी शिफ्ट होता है, ये क्लाउड बर्स्टिंग कहलाती है। इसमें चैलेंजेस क्या-क्या होती हैं? सिक्योरिटी मैनेजमेंट से ज़्यादा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होने की वजह से सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। अगर इस हाइब्रिड क्लाउड में कम्युनिटी क्लाउड मौजूद है, तो उसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मेंबर्स होंगे, तो हर मेंबर की आइडेंटिटी को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। यूज़र को एक्सेस देना, इस एक्सेस को कंट्रोल करना, फॉर एग्जाम्पल किसी मेंबर को किसी एडमिन का एक्सेस ना दिया जाए, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज़ लेसन 17 सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। एप्लीकेशंस में कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, जैसे कि यूआरएल फ्रॉम रिसोर्स लोकेटर एक यूनिक वेब एड्रेस की तरह होता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसे रूल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, वेब सर्वर्स यूज़ करते हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और डेटा को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। देन एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसी मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस का फ्रंट एंड बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए और यूआई बनाने के लिए यूज़ की जाती है। एन एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है जो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ओवर द इंटरनेट यूज़ किया जाता है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर वो बेसिकली यूज़र इंटरफेस होता है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं जब आप कोई वेब एप्लीकेशन ऑन करते हैं। एन एप्लीकेशन लेयर होती है जो आपकी वेब एप्लीकेशन का लॉजिक और ब्रेन होता है, इसलिए इसको बिजनेस लॉजिक लेयर भी कहा जाता है। वो लेयर होती है जहाँ पे आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है और मेन डिसीजंस बनाए जाते हैं। एक मिडिल मैन लेयर की तरह होता है बिटवीन यूज़र एंड द स्टोर्ड डेटा। मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस में क्या होता है, मल्टीपल आइसोलेटेड
टेनेंट्स यूजर सेम एप्लीकेशन यूज करते हैं। यूजर का डेटा कॉन्फ़िगरेशन बैकअप एक दूसरे से अलग होता है। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। डिक्शनरी मीनिंग ये होता है, यहाँ पर टेनेंट क्लाउड कंज्यूमर को कहा जा रहा है। तो इसमें रिसोर्सेज तो मल्टीपल यूजर्स शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उन उन सब यूजर्स को एक दूसरे से आइसोलेट रखा जाता है, उनके डेटा को एक दूसरे से प्रोटेक्टेड रखा जाता है। लाइक अदर क्लाउड सर्विसेज ये भी स्केलेबल होता है। डिमांड के मुताबिक रिसोर्सेज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। अगर यूजर आप जो जो रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं वो सब मेजर किए जा रहे होते हैं और उन बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है बाद में। स्कीमा आइसोलेशन मतलब एक सिंगल डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स बना के हर यूजर का डेटा अलग अलग आइसोलेटेड फॉर्म में स्टोर किया जा रहा होता है। यहाँ वेब एप्लीकेशन अलग चीज़ होती है, वेब सर्विस अलग चीज़ होती है। वेब सर्विसेज वो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर यूनिट्स होते हैं जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करती हैं एपीआई कॉल्स के जरिए। इसमें कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता, आपका एज अ यूज़र इस वेब सर्विस से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ पर दो एपीआईज यूज़ की जाती है, सोप एंड रेस्ट एपीआईज। सोप यानी सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल और रेस्ट यानी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। तो ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इस तरह की वेब सर्विसेज का एक कलेक्शन होता है, एक क्लस्टर होता है, एक ग्रुप होता है जो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए आपस में एक दूसरे से मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करती हैं। टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी इस आर्किटेक्चर की? WSDI यानी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होती है। यूजुअली डेवलपर्स को ये बताती है कि सर्विस कहाँ यूज़ हुई है, उसको कैसे यूज़ करना है। ये एपीआईज को डिस्क्राइब करती है। सोप एंड रेस्ट एपीआईज होती हैं जो आपका मैसेज फॉर्मेट करके, ट्रांसलेट करके उसको सेंड करती हैं, रिसीव करती हैं, फॉरवर्ड करती हैं। देन यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन ऐसे रजिस्टर की तरह होता है जहाँ पर तमाम बिजनेसेस अपनी अवेलेबल सर्विसेज लिस्ट डाउन करती हैं ताकि जो यूज़र्स हैं जिनको सर्विसेज चाहिए वो इनको इजीली फाइंड कर सकें। एक सेंट्रल डायरेक्टरी की तरह होता है। याद रखने वाली बात ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि वेब सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेब सर्विसेज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर की तरफ से यूजर्स को दी जाती हैं। नहीं, जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये ही वेब सर्विसेज के ज़रिए एक्सेस की जा रही होती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेसन 18 क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्लाउड पर डेटा स्टोर करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त, डेटा सेंड या रिसीव करते वक्त कौन कौन से खतरे होते हैं वो हम थ्रेट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्रैफिक ईज ड्रॉपिंग। दो लोग आपस में बात करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन अनऑथराइजली मौजूद है और जो ये मैसेजेस ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, रिसीव किए जा रहे हैं, इनको कॉपी करता है वो, ये कहलाता है ट्रैफिक कीज ड्रॉपिंग। उन दोनों यूज़र्स को नहीं पता होता कि कोई बीच में थर्ड पर्सन मौजूद है, जिस वजह से ये बहुत लंबे अरसे तक अनडिटेक्टेड रहता है और आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी नहीं रहती। देन मलेशियस इंटरमीडिएरी, इसमें भी दो लोगों के बीच में एक थर्ड पर्सन मौजूद होता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन सिर्फ आपकी मैसेजेस को कॉपी नहीं करता बल्कि उनको इंटरसेप्ट करता है, मॉडिफिकेशंस करता है यानी चेंजेस करता है और फिर वो चेंज्ड मैसेजेस आगे फॉरवर्ड कर देता है और जिसको वो सेंड करता है वो मैसेजेस, उसको यही लगता है कि रिसीवर ने ही ऐसे मैसेजेस भेजे हैं। तो क्लाउड के लिए ये अनडिटेक्टेड रहता है। ट्रैफिक ईज़ड्रॉपिंग, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के बीच में वो थर्ड पर्सन मौजूद होता है और मलेशियस इंटरमीडिएरी में एक पर्सन और क्लाउड सर्वर के बीच में थर्ड पर्सन मौजूद होता है। देन डिनायल ऑफ सर्विस, इसमें जो अटैकर्स होते हैं वो आपके आईटी रिसोर्सेज को, आपके सिस्टम को फेक रिक्वेस्ट से, एक ट्रैफिक से इतना ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं कि जो जेन्युइन यूज़र्स होते हैं उनके लिए सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाती हैं और वो इन सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाता और एक पॉइंट पे आके ये सिस्टम डाउन टाइम में चला जाता है, फेल हो जाता है, क्रैश कर जाता है। इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन, अगर आपकी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो हो सकता है किसी मलेशियस यूज़र को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा, उसके रोल से ज़्यादा बड़ा एक्सेस मिल जाए, किसी रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज का या फिर किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा का रिसोर्स का एक्सेस मिल जाए और वो इसका मिसयूज़ करे। ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस कंट्रोल। वीक ऑथेंटिकेशन मतलब यूज़र्स बहुत वीक पासवर्ड्स यूज़ करें जिनको गेस करना आसान हो, फिर एक अकाउंट मल्टीपल यूज़र्स आपस में शेयर करें, अलग-अलग जगह से बैठ के उसको एक्सेस करें, लॉगिन करें, जिससे डेटा के लिए प्राइवेसी रिस्क होते हैं। देन वर्चुअलाइजेशन अटैक मीन्स हाइपरवाइज़र का काम होता है वर्चुअल मशीन और फिजिकल सर्वर के बीच में एक सेपरेशन कायम करना। अगर हाइपरवाइज़र में कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई कमी है, कोई फ्लॉ है, तो उससे जो मलेशियस यूज़र्स होंगे, जो शेयर्ड रिसोर्स कर रहे होंगे, वो एक दूसरे को डेटा को एक्सेस कर पाएँगे, एक दूसरे की वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर पाएँगे और हो सकता है वो इसका मिसयूज़ करें। तो अगर एक वर्चुअल मशीन किसी वजह से अंडर अटैक आती है, तो वो वर्चुअल मशीन जिस फिजिकल सर्वर पर होस्ट की जा रही होगी, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज मीन्स जब मल्टीपल यूज़र्स सेम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं, उनकी ट्रस्ट बाउंड्रीज ओवरलैप हो रही होती हैं। क्योंकि हर कस्टमर एक शेयर्ड एनवायरनमेंट में अपने हिसाब से सिक्योरिटी मेंटेन करता है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है और ये बाउंड्रीज ओवरलैप होती हैं। जैसे कोई यूज़र सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं देता, वीक ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है, वीक पासवर्ड यूज़ करता है और दूसरा यूज़र उसी वर्चुअल मशीन पर सेम रिसोर्सेज जो शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडल कर रहे हैं। तो इस वीक पासवर्ड वाले यूज़र का इम्पैक्ट उसकी रिसोर्सेज पर भी पड़ेगा अगर कोई अटैक वगैरह होता है तो।
प्रोवाइडर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हर यूज़र के हिसाब से सिक्योरिटी मेंटेन करना और इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपका सॉफ्टवेयर या आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय की गई है क्लाउड के ऊपर, उसमें कोई बग्स हैं, एरर्स हैं, इससे क्लाउड पर इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी वर्चुअल मशीन्स क्रैश कर सकती हैं, मल्टीपल यूज़र्स का डेटा एक्सपोज हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्पैरिटी ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज़, मतलब हो सकता है क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड कंज्यूमर की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एक दूसरे से मैच ना करें, सेम पेज पे ना हो। सेम पेज मतलब एक दूसरे से अलाइन ना करें। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेंट करती है रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड प्रोवाइडर से, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, हो सकता है क्लाउड प्रोवाइडर वो सेम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स यूज़ ना करे। यहाँ पर जो ये गैप आ जाता है, तो मिसमैच जो फ़र्क आ जाता है, इसको डिस्पैरिटी कहते हैं। जो तमाम क्लाउड के थ्रेड्स होते हैं, इन रिस्क को मैनेज करने के लिए 3 स्टेज साइकिल होता है। सबसे पहले स्टेज में आप अपने सिस्टम में मौजूद वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करें। दूसरे स्टेज में उनको प्रिवेंट करने के लिए, अपने सिस्टम को उन वल्नरेबिलिटीज़ से बचाने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाएँ। और ये जो पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं, थर्ड स्टेप में इनको एक हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिव्यू करें और अपडेट करें। नेक्स्ट इज़ लेसन 19, ट्रस्ट इश्यूज़ इन क्लाउड। प्राइवेसी का मतलब होता है आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आपके अलावा और कोई इसे एक्सेस ना कर पाए। सिक्योरिटी मतलब आपके डेटा को प्राइवेट रखा जाए। इंटेग्रिटी मतलब इस फॉर्म में आप स्टोर करें, उसी फॉर्म में स्टोर हो, उसमें कोई चेंजेस या अपडेट्स ना की जाए। और अवेलेबिलिटी मतलब आप जब जब उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, वो आपके लिए अवेलेबल हो। इसका मतलब क्लाउड प्रोवाइडर से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखें कि आपकी डेटा को वो प्रोटेक्ट करेंगे। क्लाउड पर डेटा स्टोर करने की जो रिस्क और वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उनको एक्सेप्ट करें कि क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से उनके लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। अब एज अ यूज़र कौन-कौन से प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं? फर्स्ट इज़ लैक ऑफ यूज़र कंट्रोल। ये तमाम चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है, इसलिए एज अ यूज़र आपके पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता क्लाउड के अंदर। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, और प्रोवाइडर ये तमाम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, तो उनके पास स्टाफ होता है जो आपकी डेटा को हैंडल कर रहा होता है, रिसोर्सेज मैनेज कर रहा होता है। उस स्टाफ का हाईली एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपके डेटा को हाईली प्रोटेक्टेड रखा जा सके। आप क्लाउड पर अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, आपको ये कंफर्म नहीं होता कि आपकी परमिशन के बगैर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। कहीं आपके डेटा का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, या फिर उसको शेयर तो नहीं किया जा रहा है किसी के साथ। इस चीज़ का रिस्क होता है। लीगल कंप्लायंस मतलब एसएलए में जिन जिन चीज़ों की गारंटी दी गई होती है क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से, उनको लीगली और प्रोमिसेस को पूरा किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया जा रहा, तो ये भी एक प्राइवेसी होता है। सिक्योरिटी इश्यूज़ कौन-कौन से होते हैं? ओवरलैपिंग सिक्योरिटी बाउंड्रीज़, हमने ऊपर पढ़ा था। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीपल यूज़र्स की बाउंड्रीज़ ओवरलैप कर रही होती हैं। एक के वीक ऑथेंटिकेशन की वजह से दूसरे पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये बाउंड्रीज़ ओवरलैप हो रही होती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब क्लाउड प्रोवाइडर पर आपके मौजूद डेटा को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस करते हैं, तो इस चीज़ का आपको नहीं पता चलेगा। इंटीरोपरेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज़ मतलब डिफरेंट लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल बिज़नेस और गवर्नमेंट्स अगर साथ कोलैबोरेट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, एक साथ मिलके काम करती हैं, को इंटीरोपरेबिलिटी कहा जाता है। तो क्लाउड पर से अपना कोई डेटा डिलीट करते हैं, तो आपको ही नहीं पता होता कि वो प्रोवाइडर के सर्वर्स पर से भी परमानेंटली डिलीट हुआ है या नहीं। क्योंकि रिलायबल बनाने के लिए सर्विसेज को आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, वो डेटा को रेप्लिकेट करके डिफरेंट लोकेशंस पे रख रहे होते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिफरेंट लोकेशंस पे आपका डेटा होगा, हर उस लोकेशन से डेटा को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, कि उतने ज़्यादा अटैक पॉइंट्स होंगे। अगर बैकअप में मौजूद डेटा को अच्छे से नहीं रखा जाएगा, तो ये बैकअप वल्नरेबिलिटीज़ सिक्योरिटी इशू क्रिएट करती हैं। अगर डिफरेंट रिसोर्सेज या वर्चुअल मशीन्स आपस में अच्छे से आइसोलेटेड नहीं है, इस आइसोलेशन फेलियर की वजह से अगर एक यूज़र दूसरे यूज़र के डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, तो ये भी एक सिक्योरिटी इशू है। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग मतलब एडिक्वेट का मतलब होता है काफ़ी ना होना। कोई यूज़र लॉगिन करते हैं, तब उसके तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होता है। अगर ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा, तो किसी अटैक की सूरत में ये सिस्टम अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन से यूज़र की वजह से या किसी स्पेसिफिक एक्शन की वजह से ये अटैक हुआ है। नाउ एज़ अ क्लाउड कंज्यूमर आप प्रोवाइडर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? फर्स्ट, चेन ऑफ आउटसोर्सिंग मतलब बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद नहीं बनाते, बल्कि वो खुद किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट करते हैं और फिर आपको उन रेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्स करते हैं। इस सिचुएशन में अगर कोई डेटा थेफ्ट होता है, डेटा लॉस होता है या कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो किसको करना चाहिए नहीं पता। इस जो होमो मॉडल में आपके डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पर आपको चार्ज किया जा रहा होता है। कितना ज़्यादा सोर्सेज यूज़ कर रही है, नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ कर रही है, स्टोरेज यूज़ कर रही है, कितने यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे हैं सर्विस को। लेकिन एज अ यूज़र ये बेसिक फीचर्स और ये फैक्टर्स आपको नहीं पता होता कि किन बेसिस पर चार्ज किया जा रहा होता है। क्योंकि तमाम मेजर कंट्रोल करना, सिस्टम को मैनेज करना, इन सब चीज़ों का कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर के पास होता है, तो एज अ कंज्यूमर आपके पास कंट्रोल नहीं होता इतना ज़्यादा। सो जैसे भी एज अ यूज़र आप क्लाउड प्रोवाइडर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। चीज़ को
खत्म करने के लिए प्रोवाइडर्स को चाहिए कि वो यूज़र्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनाएँ। यानी यूज़र्स को क्लियरली हर चीज़ का पता हो, उनके रिसोर्सेज़ कहाँ से आ रहे हैं, डेटा सेंटर्स कौन सी लोकेशन पे मौजूद हैं, फैक्टर्स की बेसिस पर उनको चार्ज किया जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। अकाउंटेबिलिटी दी जाए यानी डिफाइन किया जाए कि किन सिचुएशंस की सूरत में क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट मॉडल्स बनाए जाएँ, जिससे ये चीज़ें यानी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सके ताकि यूज़र्स क्लाउड प्रोवाइडर्स पर ट्रस्ट कर सकें। प्रोवाइडर्स को चाहिए कि वो डेटा की यूज़र्स के बैकअप, स्टोर्ड डेटा और इन सब चीज़ों को अच्छे से सेफ रखें, सिक्योर रखें, उनका मिसयूज़ ना करें, विदाउट यूज़र की परमिशन को किसी के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट इज़ लेसन 20 मैकेनिज़म्स रिलेटेड टू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर एक ग्रुप होता है जिसमें सेम आईटी रिसोर्सेज़ होते हैं और इन सेम आईटी रिसोर्सेज़ को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए वर्चुअल बाउंड्री बनाई जाती है। यहाँ इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वर्चुअल फायरवॉल और वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल सर्वर इम्यूलेट्स फिजिकल सर्वर, मतलब कि जो किसी वर्चुअल मशीन का सर्वर होता है वो बिल्कुल एक किसी फिजिकल मशीन के सर्वर की तरह काम करता है कि वर्चुअल मशीन यूज़ करने वाले यूज़र को बिल्कुल ऐसे ही लगता है कोई फिजिकल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। तमाम प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग्स दी जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स, फ्रेमवर्क्स, ये पूरा एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट की तरह रेडी करके दिया जाता है यूज़र्स को। वर्चुअल सर्वर या ये वर्चुअल मशीन यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी प्रोवाइडर के डैशबोर्ड पे जाएँ, सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाएँ, आप टेम्पलेट चूज़ करें कि किस नीड के लिए, किस रिक्वायरमेंट के लिए आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, उस हिसाब से टेम्पलेट चूज़ करें। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर के लिए वर्चुअल मशीन विदिन सेकंड्स क्रिएट कर देगा। बाद में आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इन क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेज़ कौन-कौन सी होती हैं? ऐसी स्टोरेज डिवाइसेज़ जिसमें मल्टीपल तरह का डेटा सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि फाइल्स, ब्लॉक्स, डेटा सेट्स, ऑब्जेक्ट्स। हर तरह के डेटा को एक्सेस करने के लिए अलग इंटरफ़ेस होता है, जैसे फाइल्स और ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए नेटवर्क इंटरफ़ेस होता है। ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट इंटरफेस होता है। डेटा सेट्स को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस स्टोरेज इंटरफेस होता है। इस तरह के डेटाबेसेस होती हैं रिलेशनल यानी एसक्यूएल डेटाबेसेस या फिर नॉन रिलेशनल नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाई ओवरहेड मतलब वो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं ताकि आपका डेटा लॉस ना हो, डुप्लीकेट ना हो, सिक्योर और सेफ रहे। नो एसक्यूएल या नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। हाई रिडंडेंसी मतलब डेटा को डुप्लीकेट्स करके रखते हैं, इनमें ट्रांजैक्शंस या जॉइंट्स नहीं होते। एंड मतलब डिफरेंट टेबल्स में मौजूद डेटा को आपस में कंबाइन नहीं किया जाता। ट्रांजैक्शन मतलब ये 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करना। जैसे आप अपने अकाउंट से ₹1000 किसी दूसरे अकाउंट में भेजते हैं, 2 ऑपरेशंस होते हैं जो एक साथ हो रहे होते हैं। आपके अकाउंट से ₹1000 डिडक्ट हो रहे होते हैं और दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे होते हैं, को ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स क्लाउड यूजेज मॉनिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं आपके डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, ताकि बाद में उस डेटा की बेसिस पर आपको या तो बिलिंग के लिए यूज़ होता है ये डेटा, यानी आपको चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कोई चीज़ एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट मॉनिटरिंग एजेंट होता है, ये आने जाने वाली नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, जो मैसेजेस सेंड किए जा रहे होते हैं, रिसीव किए जा रहे होते हैं, उसको मॉनिटर करता है ताकि बाद में उन बेसिस पर आपको चार्ज किया जा सके। देन रिसोर्स एजेंट होता है, वो आपके रिसोर्सेज की स्टेट को ट्रैक करता है, यानी कब आपने कोई वर्चुअल मशीन स्टार्ट करी, कब उसे सस्पेंड किया, कब रिज्यूम किया, कब उसे स्केल किया, अप एंड डाउन किया, ये आपके रिसोर्सेज को ट्रैक कर रहा होता है। देन पोलिंग एजेंट कंटिन्यूसली आपके सिस्टम को ट्रैक नहीं कर रहा होता, बल्कि पीरियोडिकली यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपकी सर्विसेज को कर रहा होता है कि वो टाइम में है या डाउन टाइम में है। एसएलए मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा होता है। दैन रिसोर्स रेप्लिकेशन का मतलब है कि आपके रिसोर्सेज की मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर उनको डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर करना, ताकि बाद में स्केलिंग करना आसान हो और आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हों। रिसोर्स रेप्लिकेशन करने के लिए वर्चुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, यानी फिजिकल सर्वर्स पर रिसोर्सेज को वर्चुअली रेप्लिकेट करके रखा जाता है और आपके रिसोर्सेज की, आपके डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाकर मॉनिटरिंग एजेंट्स मेजर कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और आपको चार्ज कर रहे होते हैं। इसलिए पे एज़ यू गो मॉडल के लिए रिसोर्स रेप्लिकेशन बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। दैन जैसे हमने पढ़ा था, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूजुअली डेवलपर्स को प्री कॉन्फ़िगर्ड रेडीमेड एनवायरनमेंट्स दिए जा रहे होते हैं, जिनमें वो तमाम टूल्स, डेटाबेसेस, मिडलवेयर, गवर्नेंस टूल्स और तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेमवर्क्स वगैरह मौजूद होते हैं, जो एक कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं। इससे डेवलपर्स का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और उनका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ लेसन 21 सर्विस एग्रीमेंट्स। सर्विस एग्रीमेंट्स वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्लाउड प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में किया जाता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सर्विस एग्रीमेंट और सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जितने भी लीगल क्लॉजेज़ होती हैं वो सर्विस एग्रीमेंट में होते हैं और सर्विस लेवल एग्रीमेंट में सिस्टम की सर्विस की टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए प्रोवाइडर आपसे प्रॉमिसेस करता है और उनकी गारंटीज़ देता है। कौन-कौन सी गारंटीज़ देता है? फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी, यानी आपकी सर्विस कितनी देर अवेलेबल रहेगी। जैसे क्लाउड प्रोवाइडर प्रॉमिस करता है कि हमारी सर्विस 99.5% और 100% ऑफ द टाइम अवेलेबल रहेगी।
ये अवेलेबिलिटी बिलिंग साइकिल के तौर पर मेजर की जा रही होती है, जैसे कि हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद या डेली बेसिस पर। अगर कोई क्लाउड प्रोवाइडर एसएलए में जो उसने प्रॉमिसेस किए होते हैं, उनमें से किसी चीज़ को वायलेट करता है या कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता, तो उस सूरत में क्लाउड प्रोवाइडर्स कंज्यूमर्स को कंपनसेट करते हैं। यूजुअली रिफंड नहीं करते, पैसे वापस नहीं करते सब्सक्रिप्शन के, वो सर्विस क्रेडिट्स देते हैं। जैसे हमें किसी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए सर टोकन्स चाहिए होते हैं, क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स दे देते हैं। एज़ अ कंज़्यूमर आपको ये तमाम चीज़ें मॉनिटर करती रहनी चाहिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन में आप ये कंपनसेशन क्लेम कर सकें। राइडर ये प्रॉमिस करता है कि वो लीगली आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी परमिशन के बगैर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, खुद उस डेटा को व्यू नहीं करेगा, आपके डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। राइडर्स लीगली ऐसा करने के लिए बाउंड होते हैं, लेकिन जब एरर ट्रबल शूट करने के लिए या सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके डेटा को मॉनिटर किया जा रहा होता है, तो वो इस चीज़ में काउंट नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, लिमिटेशंस ऐसी भी होती हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे कि स्केड्यूल्ड आउटेजेस। अगर आपकी सर्विस में सिस्टम में कोई मेंटेनेंस करनी है और उसकी वजह से आपकी सर्विस थोड़ी टाइम के लिए डाउन टाइम में जाती है, तो ये सर्विस फेलियर नहीं कहलाता और ये एसएलए वायलेशन नहीं कहलाती, क्योंकि वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं और आपको पता होता है कि कितने टाइम के लिए सर्विस अनअवेलेबल रहेगी। फोर्स मेजोर मतलब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, कोई बहुत बड़ा इंटरनेट का कनेक्टिविटी इशू इशू होता है या फिर कोई पावर फेलियर होता है, तो ये भी क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर इनमें से किसी रीज़न की वजह से आपके लिए सर्विस अनअवेलेबल होती है तो। सिक्योरिटी मतलब क्लाउड प्रोवाइडर किसी साइबर अटैक की सूरत में अगर आपका डेटा लॉस होता है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगेन यहाँ पर भी आपको कंपनसेशन के लिए कुछ सर्विस क्रेडिट्स दे दिए जाते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर आपको इन्फॉर्म किए बगैर एपीआईज़ में चेंजेस कर सकते हैं, एपीआईज़ अपडेट कर सकते हैं या पहले से मौजूद एपीआईज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बैकएंड पे हो रही होती है, इसलिए आप फ्रंट एंड पे ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करते। क्योंकि अब इन क क्लाउड प्रोवाइडर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पढ़ी, अब एज़ अ कंज्यूमर आपके भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशन मतलब फ़राइज़। आपको चाहिए कि आप कोई लीगल डेटा क्लाउड पर स्टोर नहीं करें। तो आप एक क्लाउड के शेयर्ड एनवायरनमेंट में हो, दूसरे यूज़र्स के साथ रिसोर्सेज़ शेयर कर रहे हो, तो आप अपने राइट्स का मिसयूज़ नहीं करें, सिक्योरिटी अटैक नहीं करें, आप सिर्फ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें, टाइमली अपनी तमाम सब्सक्रिप्शंस और बिल्स पे करें। निस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि एज़ अ यूज़र आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट को बहुत केयरफुली स्टडी करें। अगर आप एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन किसी प्रोवाइडर से रेंट पे ले रहे हैं सर्विसेज़, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। periodically अपनी एसएलए अपडेट्स को व्यू करें, नहीं हर थोड़े टाइम बाद अपडेट्स को रिव्यू करें, ताकि आपको पता हो बेसिस पर आप बेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ कर सकें, नई टास्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ लेसन 22 क्लाउड होस्टिंग डेटा सेंटर डिज़ाइन। डेटा सेंटर आर्किटेक्चर है जो हम ऊपर पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। सर्वर एक टॉप ऑफ द रैक स्विच के साथ कनेक्ट होता है, अपने ही रैक में मौजूद दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए, और अगर उसे किसी दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना होता है जो किसी दूसरे रैक में मौजूद है, तो उसके लिए एग्रीगेट स्विचेस यूज़ किए जाते हैं, यानी क्रॉस रैक कम्युनिकेशन के लिए एग्रीगेट स्विचेस यूज़ किए जाते हैं। देन एक्सेस राउटर्स होते हैं जो एक एंट्री पॉइंट की तरह होते हैं। देन बॉर्डर राउटर्स होते हैं, तो आपके सर्वर को बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करती हैं। देन इंटरनेट होता है, यहाँ पर आप ग्लोबली हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो हर सर्वर सिर्फ एक टॉप ऑफ रैक स्विच के साथ कनेक्ट होता है। बेसिकली डेटा सेंटर आर्किटेक्चर फिजिकल कंप्यूटर्स और कूलिंग सिस्टम का ऑर्गेनाइज लेआउट होता है। इसका सिंपल मकसद यही होता है कि हज़ारों की तादाद में जो पावरफुल कंप्यूटर्स रन कर रहे हैं मुसलसल, उनको बगैर किसी ओवर हीटिंग के स्मूथली चलाया जा सके। ये सीआरएसी कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनिंग तकनीक यूज़ की जाती है। हॉट आइल मतलब रैक्स पे सर्वर मौजूद होते हैं, उनकी दूसरी साइड पर स्पेस रखी जाती है ताकि वहाँ पर उनकी हीट एग्ज़िट हो सके। कूल आइल फिर वो जगह होती है जहाँ पर से कंडीशनर सिस्टम्स के ज़रिए ठंडी हवा ब्लो की जाती है, ताकि सर्वर की जो फ्रंट पार्ट्स हैं वो चिल रहें। होलो फ्लोर बेसिकली जो असल ज़मीन होती है उसके ऊपर ज़मीन होती है, जिसके अंदर आम जो केबल्स होती हैं उनको हाइड किया जाता है। ज़मीन के अंदर भी कूलिंग सिस्टम्स होते हैं ताकि थ्रू आउट द रूम कूल रखा जा सके टेम्परेचर। देन परफोरेटेड टाइल्स, ये टाइल्स होते हैं जिनके अंदर छोटे-छोटे होल्स होते हैं जो वेंटिलेटर की तरह काम करते हैं। इनके अंदर जो कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं हॉलो फ्लोर के अंदर, छोटे-छोटे वेंटिलेटर्स के ज़रिए वो कूल एयर फ्लोर में से निकलती है, कोल्ड आइल्स में जा रही होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिया हुआ है कि गूगल के अराउंड 9 लाख सर्वर्स हैं जो 260 मेगावाट की पावर जनरेट कर रहे हैं। इतने बड़े-बड़े सर्वर्स को कूल रखने के लिए तमाम फैसिलिटीज़ और कूलिंग एनवायरनमेंट्स बनाए जाते हैं। देन डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ट्रैफिक रूल्स की तरह होती हैं डेटा सेंटर्स के लिए। डेटा सेंटर्स आर लाइक सर्वर्स से भरी हुई बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स। इन सर्वर्स में डेटा को एफिशिएंटली मूव करने के लिए स्पीड नेटवर्क चाहिए होता है। लो लेटेंसी का मतलब है कि डेटा फास्ट स्पीड में ट्रैवल करता है विद
ज़ीरो डिले। ये बैंडविड्थ का मतलब है सारा डेटा एक वक़्त में एक साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लो कॉस्ट मतलब तमाम इक्विपमेंट्स चीप होते हैं। ये मैसेज पासिंग इंटरफ़ेस को सपोर्ट करते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हज़ारों की तादाद में सुपर कंप्यूटर्स और सर्वर्स को ये अलाउ करती है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को कमांड सेंड कर सकें, किसी स्पेसिफिक टास्क पर मिलके काम कर सकें। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि अगर किसी वजह से कोई एक केबल ब्रेक हो जाती है, कोई एक कंप्यूटर क्रैश कर जाता है, तो उसका नेटवर्क पे कोई फ़र्क ना पड़े और नेटवर्क पूरा ऐसे ही बगैर क्रैश किए काम करता रहे। पॉइंट टू पॉइंट मतलब ये नेटवर्क वन टू वन कन्वर्सेशंस हैंडल कर सकता है, जैसे एक सर्वर डायरेक्टली किसी दूसरे एक सर्वर से बात कर रहा है। और कलेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब वन टू मैनी कम्युनिकेशन या मैनी टू वन कम्युनिकेशन। और जो फॉल्ट टॉलरेंस की जा रही होती है यानी फेलियर की सूरत में मेक श्योर करना कि पूरा नेटवर्क बंद ना हो, किया जा रहा होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रेप्लिकेट करके, ताकि फेलियर की सूरत में सिस्टम बंद ना हो बल्कि इन दूसरे रेप्लिकेटेड सिस्टम्स पर रिसोर्सेज पर ट्रैफिक मूव कर दिया जाए, ओवरलोड मूव कर दिया जाए। रिडंडेंट लिंक्स मतलब बैकअप में केबल्स और ऐसे पाथवेज होते हैं जो किसी एक केबल के ब्रेक होने की सूरत में फौरन स्विच कर लेते हैं और डेटा इन दूसरे रूट्स पर ट्रैवल करने लगता है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यानी नेटवर्क इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है किसी एक पार्ट के फेल होने से पूरे सिस्टम पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। टू लेयर डिज़ाइन मतलब इस नेटवर्क सिस्टम को पूरे आर्किटेक्चर को दो डिस्टिंक्ट लेवल में डिवाइड किया जाता है। इसकी वजह से ट्रैफिक मैनेज करना, वर्कलोड मैनेज करना आसान होता है। जो अपर लेवल होता है वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी तादाद में ह्यूज डेटा, बल्क में डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, मूव किया जा रहा होता है। और जो लोअर लेवल होता है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होता है। दैन मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स, ऐसे डेटा सेंटर्स जो एक जगह मौजूद ना हो बल्कि डिफरेंट डेटा सेंटर्स में मौजूद सर्वर्स को छोटे-छोटे सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया जाए। ये डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट सेंटर्स में मौजूद सर्वर्स आपस में मिलके अलग-अलग जगह से रिमोटली किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए काम कर रहे हों। ये एक जगह नहीं होते तो इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा बचती है। ये मोबाइल होता है, रिमोट होता है, पोर्टेबल होता है, डायनेमिक स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है, प्री असेंबल्ड यानी पहले से कॉन्फ़िगर्ड होता है। यहाँ पर एक मॉड्यूलर डेटा सेंटर की एग्जांपल दी हुई है एसजीआई आइसक्यूब। तो एक मॉड्यूलर डेटा सेंटर छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड हुआ होता है, तो एक कोर की एक कंटेनर में मौजूद स्टोरेज की कैपेसिटी इज़ अराउंड 30 पेटाबाइट और टोटल 46,080 कोर्स। ये सिर्फ एक कंटेनर की बात हो रही है, इस तरह के और भी कंटेनर्स होंगे। इस तरह के डिफरेंट डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे पहले यूज़र को सैटिस्फाई करना, अपनी सर्विस को हाईली अवेलेबल रखना, हर वक्त रिलायबल रखना। और इन तमाम नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर, सर्वर्स सबको एक साथ मैनेज करना, रिसोर्सेज की स्केलेबिलिटी पहले से प्लान करना, सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना, कॉस्ट रिड्यूस करना, एक ग्रीन आईटी एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली आईटी एनवायरनमेंट बनाना। देन नेक्स्ट इज़ लेसन 23 क्लाउड आर्किटेक्चर। जितने भी क्लाउड आर्किटेक्चर्स होते हैं उनके कुछ जेनेरिक गोल्स होते हैं जो सब में सेम होते हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी, वर्चुअलाइजेशन, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी। क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको यूज़र्स की तरफ से रिक्वेस्ट मिलती है। उनकी रिक्वेस्ट पर यूज़र्स को रिसोर्सेज प्रोविजन किए जाते हैं, अलोकेट किए जाते हैं इंटरनल सर्विसेज के ज़रिए। टेक्नोलॉजीज़ कौन-कौन सी यूज़ होती हैं पूरे प्रोसेस में? वर्चुअलाइजेशन, मल्टी टेनेंसी, वेब ऐप्स, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, लोड बैलेंसिंग, मॉनिटरिंग, बिलिंग, सीपीयू मेमोरी, स्टोरेज, वेब 2.0, ये तमाम हम ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी। देन लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर में सबसे बॉटम पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है, देन मिडिल लेयर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सबसे टॉप पर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हर लेयर एक दूसरे को सपोर्ट करती है। एज अ सर्विस में वेंडर के पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है और सबसे कम कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में होता है। डिजास्टर रिकवरी में फेल ओवर के सिस्टम सिचुएशन में क्या होता है, फिर रिडंडेंट रिसोर्सेज पहले से मौजूद होते हैं तो सिस्टम की फेल होते ही ऑटोमेटिकली वर्कलोड और ट्रैफिक ऑल्टरनेट सोर्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है। फेल बैक का मतलब है कि इस फेलियर से रिकवर करना यानी दोबारा से प्राइमरी रिसोर्स था उस पर शिफ्ट करना। तो वर्चुअलाइजेशन में क्योंकि एक फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन होस्ट की जा रही होती है, तो अगर वो मेन फिजिकल कंप्यूटर क्रैश कर जाता है तो भी बैकअप में रखा होगा फिजिकल सर्वर फॉरन से टेक ओवर कर लेगा, तो यूजर्स इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे, इसलिए इसे कहा जा रहा है फास्ट फेल ओवर। स्नैपशॉट एक फोटोग्राफ की तरह है, आप समझें। हर सेकंड में आपके सिस्टम के स्नैपशॉट्स लिए जा रहे होते हैं। इस वजह से मॉनिटरिंग एजेंट्स को पता होता है कि किसी स्पेसिफिक सेकंड पर आपके स्क्रीन पे क्या हो रहा था, आपके सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली क्या हो रहा था, यही स्नैपशॉट्स की वजह से। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक कंपनीज को ये अलाउ करती है कि वो डिजास्टर रिकवरी के लिए अपने प्लान सेफली टेस्ट कर सकें। वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर कॉपीज़ के ऊपर एक सिमुलेशन बनाई जा सके, यानी कि ऐसा फेक इन्वायरमेंट बनाया जा सके जिसमें कंपनीज अपने डिजास्टर रिकवरी प्लान एग्जीक्यूट करके देख सके कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, खैर अपनी प्रोडक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस किए। इन क्लाउड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज इज डेटा लॉगिंग। एक सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर तमाम एप्लीकेशंस और रन हो रही हैं,
तो पॉइंट ऑफ फेलियर भी एक सिंगल है। तो एक क्लाउड प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इशू होने से पर होस्ट की जाने वाली तमाम सर्विसेज पर इफेक्ट पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। इसके साथ मसला ये है कि हर क्लाउड प्रोवाइडर के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, सिस्टम डिफरेंटली बिल्ड किए जा रहे होते हैं। इस वजह से एपीआई स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ की जाती है, यानी एक यूनिवर्सल रूल्स का एक स्टैंडर्ड हर क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करता हो। चैलेंज 2 है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। डेटा टेनेंसी की वजह से, पब्लिकली एक्सेस की वजह से की सर्विसेज पर, रिसोर्सेज पर, सिस्टम पर सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हो सकते हैं, यानी ऐसे अटैक्स जो काफ़ी लंबे अरसे तक अनडिटेक्टेड रहें। देन चैलेंज 3 इज़ अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। बॉटलनेक सिचुएशन का मतलब होता है ट्रैफिक जाम। बहुत सारे प्रोग्राम्स या यूज़र्स सेम हार्ड ड्राइव में मौजूद डेटा को रीड या राइट करने की कोशिश करते हैं, फिर स्टोरेज सिस्टम को एक साथ एक्सेस करते हैं, तो उससे बॉटलनेक सिचुएशन हो जाती है। इनपुट आउटपुट बॉटलनेक्स मतलब डेटा को सेव करना और ओपन करना। ट्रैफिक जाम की वजह से परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, हार्ड ड्राइव भी इतना सारा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती। देन फोर्थ चैलेंज इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज बग्स। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है जब आप कोई इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर पर अपडेट करें तो वो बाकी तमाम कंप्यूटर्स पे सेम अपडेट हो जाए, सेम टाइम पे, बाकी सब वो अपडेट देख लें। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि अगर उनमें से एक कंप्यूटर क्रैश कर जाता है या फिर पावर लूज़ हो जाती है या फिर फेल हो जाती है, तो वो जो अपडेट की थी आपने वो लूज़ ना हो। डीबगिंग का मतलब है वो जो एक कंप्यूटर क्रैश हुआ था वो कौन से कंप्यूटर क्रैश हुआ था और किस वजह से कंप्यूटर क्रैश हुआ था ये पता लगाना और फिर उसको फिक्स करना क्रॉस अ मैसिव नेटवर्क। चैलेंज 5 है स्केलेबिलिटी एंड इंटीरोपरेबिलिटी। डिफरेंट फिजिकल कंप्यूटर्स यानी कि हार्डवेयर और उनकी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स यानी कि हाइपरवाइजर्स वर्चुअल मशीन्स रन करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। इस वजह से एक वर्चुअल मशीन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मूव करना मुश्किल होता है। इस सिचुएशन में आप किस तरह एफिशिएंटली अपने सिस्टम को ग्रो कर सकते हैं, ये स्केलेबिलिटी कहलाती है। और उन तमाम डिफरेंट हार्डवेयर्स को बगैर किसी एरर के कम्युनिकेट करवाना, प्रोसेस शेयर करवाना इंटीरियोपरेटिबिलिटी कहलाता है। देन ओवीएफ ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, ये एक यूनिवर्सल शिपिंग बॉक्स की तरह होता है, बजाय इसके कि हर कंप्यूटर टाइप के लिए अलग कस्टम पैकेजिंग बनाई जाए। ओवीएफ क्या करता है कि हर वर्चुअल मशीन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देता है। इस वजह से आप इजीली अपनी वर्चुअल मशीन्स को किसी एक टाइप के हार्डवेयर या हाइपरवाइजर से किसी दूसरे टाइप के हार्डवेयर पर इजीली मूव कर सकते हैं बगैर किसी कंपैटिबिलिटी इशू के। देन चैलेंज 6 इज लाइसेंसिंग एंड रेपुटेशन। यूटिलिटी कंप्यूटिंग के अंदर जो कंप्यूटिंग पावर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह ट्रीट की जाती है। आप सिर्फ उतना ही पे करते हैं जितना आपने यूज़ किया, और ये रिसोर्सेज स्केल अप या स्केल डाउन करना है बिल्कुल सेकंड्स का काम होता है। तो जो ट्रेडिशनल कमर्शियल लाइसेंसेज होते थे जिसमें एक सिंगल स्पेसिफिक कंप्यूटर होता था, यूज़र होता था, स्केलेबिलिटी का फैक्टर नहीं होता था, तो वो इस तरह के हाईली फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में अच्छे से काम नहीं कर पाते। इस वजह से प्रोवाइडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको शेयर करना, अडाप्ट करना, ऑन डिमांड स्केल करना आसान होता है ना, क्योंकि इस तरह के यूटिलिटी कंप्यूटिंग कोई भी रेंट कर सकता है, मलेशियस यूज़र भी रेंट कर सकता है, कोई साइबर अटैक लॉन्च करने के लिए, स्पैम मैसेज भेजने के लिए। जब इस तरह का कुछ होता है तो उससे प्रोवाइडर की रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ता है कि इन एक्चुअल जो डैमेज हो रहा होता है प्रोवाइडर की तरफ से नहीं बल्कि मलेशियस यूज़र्स की तरफ से हो रहा होता है। ये तमाम चैलेंजेस होते हैं क्लाउड डिज़ाइन के। देन पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म एज सर्विस की एग्जांपल आपको दी हुई है गूगल ऐप इंजन। इसमें जावा, पीएचपी, गो, पाइथन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। आगे इसके तमाम फीचर्स आपको बताए हुए हैं, इन शॉर्ट लेते हुए चलते हैं हम इसको। अमेजॉन वेब सर्विस है दूसरा, उसके फीचर्स आपको बताए हैं। नाउ लास्ट लेसन ऑफ दिस चैप्टर 24 स्पेशलाइज्ड क्लाउड मैकेनिज्म्स। ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर वो आर्किटेक्चर होता है जो आपके रिसोर्सेज को स्केल अप या स्केल डाउन करने में हेल्प करता है। ये आपकी सर्विस के और आपकी यानी एज अ कंज्यूमर दोनों के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर रहा होता है, रिसोर्सेज स्केल करने में आपकी हेल्प करता है। कभी आपकी तरफ से रिसोर्सेज स्केल करने की रिक्वेस्ट आती है तो ये फ़ौरन से क्लाउड मैनेजर जो कि वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर होता है उसको नोटिफिकेशन भेजता है कि वो फ़ौरन से आपकी डिमांड पर आपके रिसोर्सेज को स्केल इन या आउट कर दे। देन लोड बैलेंसर होता है जिसका काम होता है वर्कलोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग मल्टीपल सर्विस इंस्टेंसेस, ताकि किसी एक पर वर्कलोड ना आए और कोई दूसरा अंडर यूज़ ना हो। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही होती है ये प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बेसिस पर की जा रही होती है। सर्वर की प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है, वर्कलोड को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि इक्वली वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, तमाम सर्वर्स में किसी एक पर कोई बर्डन ना पड़े। कंटेंट अवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, यानी कौन सा सर्वर किस तरह के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए केपेबल है। देन एसएलए मॉनिटर होता है, इसका काम होता है आपकी सर्विस का डाउन टाइम अप टाइम मॉनिटर करना। के लिए पोलिंग एजेंट्स ये यूज़ करते हैं और अगर एसएलए वायलेशन कोई होती है तो इस चीज़ को भी ट्रैक करते हैं।
के लिए इनवॉइसेस, बिल्स जनरेट करने के लिए आपका डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपने कितना डेटा यूज़ किया, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ किए, कितनी नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ की, किस हिसाब से आपको चार्ज किया जा सके। देन फेल ओवर सिस्टम आपके सिस्टम की सर्विस की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करता है, बैकअप रिसोर्सेज़ रख के। 2 तरह के फेल ओवर सिस्टम आपको बताया है, एक एक्टिव जिसमें दोनों प्राइमरी, सेकेंडरी दोनों रिसोर्सेज़ एक्टिव होते हैं। दोनों इंस्टेंसेस पर वर्कलोड होता है। बैलेंसर दोनों के बीच में इक्वली डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसी एक रिसोर्स के फेल होने पर जो बैलेंसर होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वर्कलोड को। जो फेल सोर्स होता है कवर करने के बाद दोबारा जॉइन कर लेता है। दूसरा एक्टिव पैसिव जिसमें एक एक्टिव होता है और एक स्टैंड बाय पे रहता है। अगर जो प्राइमरी रिसोर्स होता है वो फेल होता है तो जो स्टैंड बाय पे होता है फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाता है। जो रिकवर्ड इंस्टेंस होता है वो अल्टरनेट यानी स्टैंड बाय पे चला जाता है। एंड रिसोर्स क्लस्टर मैकेनिज्म में मल्टीपल आईटी रिसोर्सेज को एक ग्रुप में जमा कर दिया जाता है जहां वो तमाम आईटी रिसोर्सेज एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। तो इन तमाम रिसोर्सेज की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है एक साथ मिलने की वजह से। इन मल्टीपल रिसोर्सेज के बीच में लोड इक्वली बैलेंस किया जाता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है तो उससे आपकी सर्विस अवेलेबल रहती है, एक्सेसिबल रहती है हर वक्त यूजर्स के लिए। वो कितनी तरह के रिसोर्स क्लस्टर मैकेनिज्म होते हैं। सर्वर्स का क्लस्टर होता है, डेटाबेसेस का क्लस्टर होता है, डेटा सेट्स का क्लस्टर होता है, तमाम सर्वर्स जिनको लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है उनका क्लस्टर होता है, और एचए क्लस्टर मतलब हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। देन मल्टी डिवाइस ब्रोकर एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मिडिलवेयर मैकेनिज्म होता है जो डिफरेंट तरह की इनकम्पैटिबल क्लाउड सर्विसेज को दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, डेटा फॉर्मेट्स को ट्रांसलेट करके। दैन स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस टेम्परेरी तौर पे आपके डेटा को स्टोर कर रहा होता है, नॉट अ नॉर्मल डेटा बल्कि स्टेट डेटा। जैसे हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी वर्चुअल मशीन्स की, इनिशिएट करना, सस्पेंड करना, पॉज करना, रिज्यूम करना, डिलीट करना। तो स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस बेसिकली एक एक्सटर्नल स्टोरेज लॉकर की तरह काम कर रहा होता है आपके सॉफ्टवेयर के लिए। ऐसे कि सॉफ्टवेयर अपनी करंट स्टेटस का खुद ट्रैक रख के अपनी किसी एक्टिव मेमोरी में जैसे कि रैम क्या करता है कि इस तरह का डेटा इस स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस में ऑफलोड कर देता है। तो सॉफ्टवेयर के उस रिसोर्स की अपनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फ्री हो जाती हैं जिससे सिस्टम ऑटोमेटिकली डिमांड के मुताबिक अपना साइज एडजस्ट कर लेता है। गोइंग स्टेटलेस का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को उस प्रोग्राम को अपना स्टेटस खुद याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो डेटा किसी एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, तो इसलिए वो स्टेटलेस सिचुएशन कहलाती है। अगर प्रोग्राम क्लोज हो जाता है या क्रैश कर जाते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती। कभी कोई यूज़र अपनी एक्टिविटी रोक देता है, पॉज कर देता है, वो स्टेट ये डेटाबेसेस सेव कर लेते हैं। जो भी अंडरलाइंग सर्वर्स होते हैं जो उस वक्त रन हो रहे होते हैं वो स्केल इन कर लेते हैं पावर और कॉस्ट बचाने के लिए। पर जब यूज़र रिज्यूम करते हैं अपनी एक्टिविटी तो डेटाबेस वो सेव डेटा अपडेट कर देता है। जो भी पॉज सर्वर्स थे वो दोबारा ऑनलाइन हो जाते हैं यानी स्केल आउट हो जाते हैं। बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ छोड़ा था। सो यहाँ पर आकर हमारे 1 से लेकर 24 मॉड्यूल्स 24 चैप्टर्स कवर हो गए। पूरा मिड टर्म सिलेबस कवर हो गया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं 1 बजे बैठी थी वीडियो बनाने और अब 9 बज रहे हैं। ये नोट्स बनाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम चीट शीट क्लाउड कंप्यूटिंग की देखेंगे। ये चीट शीट मैंने इसलिए बनाई है कि जिन स्टूडेंट्स ने शॉर्ट लेक्चर्स की मिड टर्म सीरीज़ नहीं देखी, फिर ये समरी वीडियो भी देखने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो काली अगर आप ये चीट शीट ये अगर पढ़ के चले जाएँगे तो उससे भी आपके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, आपकी चीज़ों का एक नो हाउ हो जाएगा जिससे आपके एटलीस्ट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट्स तो निकल ही जाएँगे। चीट शीट में वही तमाम कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं, जो अभी हमने समरी में कवर किए हैं। ये मैं रिपीट नहीं करूँगी सब, इतना बोलने के बाद मेरे गले में भी इतनी ताकत नहीं है। सो मैं जैसे इसको स्क्रीन पे रख के स्क्रॉल करूँगी, आपने पॉज़ करके इसको पढ़ लेना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। सबसे पहले एक लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मिड टर्म के सिलेबस में से, ताकि अगर आप खुद से भी तैयारी करते तो आपको पता हो कि सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन-कौन से हैं। यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन है, उनके मॉड्यूल्स मेंशन है, उस टॉपिक में स्पेसिफिकली क्या-क्या पढ़ना है वो नोट्स मेंशन है। वीडियो पॉज़ करके आप इसे देख सकते हैं। नाउ ये मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। देन ये लो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो पढ़ ली, नहीं तो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इससे नज़र में आने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप चीट शीट में से इन टॉपिक्स की सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। ग्रुप्स में स्टूडेंट्स जो करंट पेपर शेयर करते हैं, ये वो तमाम क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के पेपर में आए थे, इनमें से कुछ रिपीटेड और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो नाउ अब तक हमने मिड टर्म की समरी कवर कर ली, चीट शीट कवर कर ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, करंट पेपर के क्वेश्चंस देख लिए। होप इस वीडियो से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो। अगर ये मिड टर्म सीरीज़ और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म की सीरीज़ में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।